दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है जया किशोरी और रणवीर अलाहाबादिया के बीच में, जो हमें हमारी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगी और ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान के दिल में उसे पता रहता है कि हाँ मुझे शादी करनी है या मुझे बच्चे चाहिए, या शायद इस जन्म में मुझे बच्चे या फैमिली नहीं चाहिए। ये पहले से ये प्री डिसाइडेड होता है। ये कहते तो है कि शादी प्री डिसाइडेड होती है। आप ये मानते हो? मैं ये मानती हूँ कि इंसान आपको किसी रीजन से मिलता है, तो वैसे ही आपका पार्टनर भी आपको मिलता है, वो चाहे लव मैरिज हो कि अरेंज मैरिज हो, आई डोंट नो, बट आपको रीजन से मिलते हैं। और कौन शादी के रीजन से मिला है, कौन आपको एक लेसन के रीजन से मिला है, ये प्री डिसाइडेड होते हैं। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि हर रिश्ता आपको जिंदगी में एक ना एक बार धोखा देता है। ओके, बोलो। हर रिश्ता, लिटरली हर रिश्ता। बट कुछ रिश्तों में आप धोखा ये सोच सकते हैं कि अरे वो मेरे साथ गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती। उस इंसान की लाइफ ने धोखा दे दिया। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अभिनी के साथ है या सब कुछ धोखा ही है ना। आपको, आपके लिए तो ये धोखा ही हुआ कि कैसे हो गया अचानक। हाल ही में मैंने ये निर्णय लिया है कि हम अब से बहुत ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट पर इन कॉन्वर्सेशंस के लिए सही गेस्ट भी जरूरी होते हैं। जया किशोरी इज समवन हु हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल। दोस्तों, अपने पूरे करियर में, पूरी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। आज उसी नॉलेज के डेप्थ्स तक मैंने पहुंचने की कोशिश करी। आई एम श्योर कि अगर आपको टीआरएस के स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं तो ये वाली कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। एज यूजुअल आजियो प्रेजेंट्स टीआरएस पर मेरी स्टाइलिंग हुई है आजियो की वजह से। अगर आपको भी इस तरह की स्टाइलिंग करनी है खुद की तो आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत फैशनेबल बन जाइए, फैशन भैया की तरह। दिस इज जया किशोरी ऑन टीआरएस। एंजॉय कीजिए, सीखिए और इंस्पिरेशन एक्सट्रैक्ट कीजिए। जया किशोरी टीआरएस हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो? सो मच, बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पिछले एपिसोड में हमें 2.8 मिलियन व्यूज आए। 2.8 मिलियन व्यूज। नाइस, थैंक यू। लोग आपकी बातें इतनी ज्यादा क्यों सुनते हैं आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक क्योंकि बहुत सिंपल वर्जन में होती है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी कि मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, और मे बी तभी मैंने समझा था कि मैं जो बोलूँगी वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो चाहे 6 साल हो या 60 साल हो, सबको समझ आनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहते थे तब? नहीं, मैं तभी कथा रिलेटेड, बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। मैं 6 साल की थी, मैंने काम शुरू किया था और मैंने पहली कथा व्हेन आई वाज 12 मैंने कर ली थी। तो आई थिंक जब आप उससे पहले समझ रहे हैं तो आप बहुत ही यंग हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि आपको कथा करनी है तो आपको सुनना उनको पड़ेगा जो कथा कर रहे हैं। और कई बार आप बहुत हाई लेवल की बातें होती थी और दिमाग में नहीं जाती है आपके, बट आप फिर जब सीखने लगते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत है, गीता जी है, जो भी मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तो आई थिंक तब मैंने समझा था कि मैं उन्हीं बातों को बहुत सिंपल वर्जन में बोलूंगी ताकि सबको समझ आए कि तो डे टू डे लाइफ में हमारे होती रहती है, क्योंकि बातें वही है, बस उसमें परत बहुत है, आपको वो हटा हटा के सीखनी है। ओके, कोई ऐसी बात है जो आप अब तक नहीं समझे हो कथा में? बहुत सी बात हो सकती है। या कुछ ऐसी बात जो आप रिसेंटली समझो, मतलब पिछले 1-2 महीने में, कि आपको पढ़ के ये लगा कि हाँ अच्छा ये है मतलब। नहीं, सी मतलब आप एक्चुअली खुद निकालते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे तो हाँ, कहानियां, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कथा जब कहती हूँ तो राजा परीक्षित के ऊपर है श्रीमद् भागवत में। तो यू वांट कि मैं आपको पूरी बताऊं? अदरवाइज क्योंकि पांडवों के वंश में हुए तो राजा परीक्षित, और फिर उनको एक श्राप मिलता है क्योंकि वो एक संत के साथ उन्होंने थोड़ा सा उनका अपमान कर दिया था कि 7 डेज में उनको एक स्नेक है तक्षक, जिसके डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो अर्जुन के पोते थे। हाँ जी। ओके, अभी तो तक्षक के डसने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे वो बहुत ही अच्छे थे और उस वक्त भी हुआ था बिकॉज कलयुग उनके ऊपर हावी हो चुका था।
उनकी कलयुग से एक मीटिंग हुई थी एंड कलयुग इज लाइक मुझे सोने में स्थान चाहिए और उन्होंने सोने का मुकुट पहन के रखा था एंड कलयुग एंटर्ड। तो उस वजह से उन्होंने जो संत के साथ किया जो हुआ, तो इसकी जनरली कथा है कि बाद में उनको श्राप दिया गया और उनको बताया गया। तो श्राप संत ने नहीं दिया, संत के बेटे ने दिया था। और बेटे ने जब अपने पिता को बताया तो वो बहुत अपसेट हुए राजा परीक्षित का नाम सुन के। तो ही वॉज एन एंग्री, उनको गुस्सा नहीं आया कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा है नहीं, तो कुछ तो गलत ही हुआ होगा कि इसने ऐसा काम किया। तो कुछ टाइम पहले ही मुझे एक लेसन इस चीज से मिली है कि अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो, कि उन्होंने शायद इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी थी कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। ओके। तो आई थिंक मुझे उस वक्त ये लेसन मिला था। और ये लेसन कोई वहां नहीं है, पर ये लेसन आप खुद सीखते हैं जब आप बार बार चीजों को बोलते हैं या पढ़ते हैं और अचानक से एक दिन आपको लगता है कि ये शायद ये भी सिखा रहा है मेरी लाइफ के लिए मुझे। ओके, आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज करी है? अरे बहुत। क्या? बहुत। मैं पिछली बार भी मैंने ये कहा कि आपके सामने मुझे बहुत शुद्ध महसूस होता है। आज भी वही फीलिंग महसूस हो रही है कि आप बहुत ज्यादा प्योर हो। आपने कुछ गलत किया है लाइफ में? अब गलत का क्या पैरामीटर है आपका मुझे नहीं पता, आपके बट अकॉर्डिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट गलत तो करते ही है, सभी करते हैं, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। कुछ गलतियां बातों में होती है, कुछ गलतियां आपके काम में होती है, बिकॉज यू आर लर्निंग ऑल द टाइम। विचारों में होती है वो भी हो सकती है कि स्टार्ट में कि आप जो कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैंने बहुत यंग एज से स्टार्ट की, तो तब आपको इतनी चीजें समझ नहीं आती। आप बोलते तो हैं, बट आप उस चीज को पूरी तरीके से अपने ऊपर नहीं ले चुके होते हैं। सो आई थिंक ये भी एक लेसन अब मेरी लाइफ का है कि मैंने काफी चीजें बोलनी बंद कर दी है जो मैं स्टार्ट में बोलती थी, बट अब एक रूल है कि जब तक वो चीज मैं अपनी लाइफ में लागू नहीं कर सकती तो मैं नहीं बोलूंगी उसको। एक एग्जांपल दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल सात्विकता, कि जब तक आप खुद सात्विक नहीं हैं, सात्विक खाना नहीं खाते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, आई थिंक उससे रिलेटेड ज्ञान लोगों को देना मुझे मेरी लाइफ के लिए सही नहीं लगता। सो मैंने जब पूरी तरीके से एक सात्विक लाइफस्टाइल स्टार्ट करी थी, स्पेशली जब मैं कथा में होती हूँ या मेरे सेशंस चलते हैं, तो अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया। या अब जाके मैं लोगों को बोलती हूँ कि हाँ आपको ये लाइफस्टाइल लेनी चाहिए क्योंकि चेंजेस आते हैं, मुझ में आए हैं। क्या चेंजेस है? फॉर एग्जाम्पल कामनेस, आपकी कंपटीशन आपका खत्म होता है, आपको किसी भी तरीके की जेलेसी फील नहीं होती है, यू फील हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज हमेशा कथा में बोलती हूँ कि अच्छाई बुराई के बढ़ने या कम होने में डिफरेंस क्या है। बुराई बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि बुराई में एकता है, बुरे लोग हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में जब आपको डांट पड़ती है, अगर आपके सिबलिंग्स है तो आप चाहेंगे उनको भी पड़े, आप उनकी भी गलतियां बाहर लेकर आएंगे। बुरे लोग एक साथ खड़े होते हैं, बट अच्छे एक साथ नहीं होते। उसको लगता है अप्रिसिएशन सिर्फ मेरा होना चाहिए, अवार्ड सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। वो एक अच्छा दूसरे अच्छे को सहन नहीं करता, तो बढ़ती नहीं है, इसलिए कम रहती है। तो ये सारी चीजें आप सीखते हैं जब आप सात्विकता में जाते हैं कि आप दूसरे इंसान को भी जो आपके जैसा ही काम कर रहा है, आप उससे जेलेसी फील नहीं कर रहे, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो तो मेरा ही हेल्प कर रहा है ना। जहां मैं नहीं जा सकती वहां वो जा सकते हैं, बिकॉज मैं एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर प्लेस में रह सकती हूँ, दूसरी जगह वो चले गए, तो दैट पर्सन इज हेल्पिंग मी। उससे जेलस फील होने की बजाय मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए कि मेरा काम और अच्छा हो रहा है। okay. इस सात्विक लाइफस्टाइल को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए। मतलब आप सात्विक खाना खाते हो? हाँ जी। पर और क्या होता है उसके साथ? और फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन है, सत्संग है, अच्छी कंपनी है। आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आप किन थॉट्स के बीच है वो है, आप क्या देखते हैं वो है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इंटरनेट है, आप इंटरनेट में क्या देख रहे हो वो मैटर करता है। कि आप कुछ ऐसी चीज ना देखें जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आए, या कोई ऐसे थॉट्स लेकर आए जो आपको बाद में ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं, स्पेशली गलत वे में। और मुझे ऐसा लगता है सबको पता होता है सही क्या है गलत क्या है, इट्स जस्ट दैट आपको मुझसे सुनना है, अदरवाइज आपको पता है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो ये चीजें, आपकी कंपनी अच्छी हो, कि आप जिन लोगों के बीच है, मैं हमेशा कहती हूँ आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनका माइंडसेट आपसे मैच कर रहा है। हैबिट्स मैच नहीं करे चलता है, माइंडसेट मैच करना चाहिए। अगर एक है जिसको ग्रो करना है, कुछ चेंज लाना है, और एक है जिसको कुछ भी नहीं करना है, तो जैसा मैंने कहा बुराई जल्दी बढ़ती है, तो अच्छा इंसान बुरा जल्दी होता है।
बुरा अच्छा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत तामसिक इंसान हूँ इनके सामने। Anyway, go on. नो आई डोंट थिंक सो। तो जितना हम आपकी स्टोरीज देखते हैं, आई थिंक आप काफी सात्विक है विथ योर मेडिटेशन एंड फूड एंड डाइट एंड एवरीथिंग। पूरी तरह से नहीं। पूरी तरीके से कोई नहीं होता है, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, लाइफ सिवाय बोरिंग आप। हो जाएगी। सिवाय आप। मेरे भी आई थिंक लाइफ बोरिंग हो जाएगी। धीरे धीरे आपको लर्न करना चाहिए और धीरे धीरे ही काम करना चाहिए। सो आई थिंक ये चीज मैंने समझी थी और मैं थोड़ा सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा जाने लगी चेंजेस को देखकर। तो आप चेंजेस देखिए, इसलिए आप स्लो प्रोसेस स्टार्ट करिए सो दैट आपको जब चेंजेस दिखे फिर आप किसी के बोलने पे नहीं कर रहे, आप खुद कर रहे हैं। एक बुद्धिस्ट मंक आए थे शो पे। उन्होंने मुझे एक बहुत इंटेंस चीज कही। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल वाइसेस से ज्यादा इंटरनल वाइसेस मैटर करते हैं। यानी कि जिन चीजों को आप रिजेक्ट करते हो एक्सटर्नली, जैसे कि तामसिक खाना, तामसिक लोग, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सोच विचार होते हैं। आपके खुद के दिमाग के अंदर जो तामसिक सोच विचार है उन्हें स्पॉट कीजिए और उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे कि एंगर, जैसे कि जेलसी, जैसे कि ग्रीड। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग के अंदर अब इतने सालों बाद कौन से तामसिक ट्रेड्स है जिस पर आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मैं अभी डिटैचमेंट सीख रहा हूँ। यानी कि अगर मान लो आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप उससे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं खुद से ये पूछ रहा हूँ कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ। हाँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं खुद से ये पूछा कि ब्रेकअप क्यों हुआ। अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे लाइफ में डिटैचमेंट सीखनी है। वो शायद एक सात्विक ट्रेट है। डिटैचमेंट को आप कैसे समझाओगे? सी डिटैचमेंट इज, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ना नहीं, बट सबके बीच रहकर उनको हावी नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आपने जो कहा तामसिक ट्रेट्स है, तो एंगर अभी भी मुझ में है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, सब में होता है, हम रोबोट्स थोड़ी है। बट द थिंग इज कि किसी और की वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आप यहाँ बैठी हूँ और आप कोशिश करेंगे मुझे गुस्सा दिलाने का, तो वो कंट्रोल मेरे अंदर है कि नहीं आएगा। मतलब जब आना होगा मेरी मर्जी से आएगा कि मुझे गुस्सा अभी चाहिए, और फिर मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी कि मुझे आपकी वजह से आया या मुझे इस सिचुएशन नहीं, मैंने लाया क्योंकि मुझे जरूरी लगा। बट अगर मैं ये कह दूं कि नहीं आपकी वजह से आया, तो आपकी वजह से गुस्सा आया, आपकी वजह से रोना आया, उसकी वजह से जेलसी हुई, तो वो हुआ कि आप डिपेंडेंट है अपने इमोशंस को लेकर। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब जब कोई अपने एंगर पर कंट्रोल लाता है, खुद के जज्बातों पर अगर किसी को कंट्रोल मिल जाता है, वो एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है किसी की लाइफ में। पर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीनेजर्स ये चीज बहुत लेट समझते हैं। जितना जल्दी आप ये समझ लोगे कि खुद के एंगर पर कंट्रोल कैसे ला, उतना ज्यादा कंट्रोल आपका पूरे आपके दिमाग पर आएगा। और उस वजह से आई फील कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आप ये मानते हो? बट आई थिंक वही एग्जैक्टली स्पिरिचुअल ग्रोथ ही तो है। ये स्पिरिचुअलिटी ही आपको ये सिखाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब मेडिटेशन करते हैं, इनडायरेक्टली वो आपके थॉट्स को बैलेंस कर रही है। जो एक हाइपर माइंड चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, वो आपको इनडायरेक्टली थॉट्स गायब करने बोलती है। तो आपके दिमाग को काम करती है। सो जब स्टार्टिंग प्रोसेस में अपनी स्पिरिचुअलिटी शुरू कर देते हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स आज के टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या बाद में समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है बाद में समझने का कोई फायदा इतना होता नहीं है, क्योंकि उसी वक्त सबसे ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे हैं, या सबसे ज्यादा स्ट्रगल आप देख रहे हैं, या रिजेक्शन आप देख रहे हैं, या कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं कथा में कहती हूँ कि हम एक बहुत रिटायरमेंट के बाद या बहुत ओल्ड एज में कहते हैं कि अब हम भगवान को मनाएंगे या भगवान को बुलाएंगे या स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान कहते होंगे कि अब तो मेरे बुलाने की बारी है, लाइक अब तुम क्या करोगे बुलाकर, कि जब एज आपकी खत्म होने वाली है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको कुछ इतना देखना नहीं है अब लाइफ में। पर जो यंग एज है, जब आपको सबसे ज्यादा दुनिया देखनी है और समझनी है, तभी तो आपको स्पिरिचुअलिटी अपनानी चाहिए। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो अपने आप आपके डिसीजन मेकिंग्स ठीक हो जाएंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक डिटैचमेंट अपने आप एक बाय प्रोडक्ट है उसका। हिंदी में डिटैचमेंट को कैसे समझाएं? हिंदी में डिटैचमेंट जैसे, अब कैसे करे बात अलग है, बट कमल पानी में रहकर भी वो पानी से अनछुआ है। जब आप पानी की ड्रॉप उस पर डालते हो साफ साफ दिखती है। और जैसा मैंने आई थिंक हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, डिटैचमेंट वही है कि एक मूवी चल रही है, आपको अपने रोल्स निभाने हैं। तो जब आप ये याद रखते हैं कि जो चल रहा है वो चल रहा है बट सच नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं एंटरटेनमेंट नहीं है या लाइफ में कुछ कर, सब कुछ है, लग्जरी है, एंटरटेनमेंट है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, काम है आपका, पर जानते हुए ये सब सच नहीं है। एक दिन चला जाएगा और एक दिन कभी भी, कल भी जा सकता है और कल मैं भी जा सकती हूँ। तो जब आप ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बस याद रखते हैं, कि इतना आप याद भी रखेंगे, आपको डिटैचमेंट समझ आ जाएगी कि क्या होता है ये। ओके, संसार झूठ है पर बेसिकली। झूठ तो है, हाँ। तो क्या प्यार भी झूठ है? सांसारिक प्यार तो बिल्कुल झूठ है, बट सी झूठ नहीं, पर आई वुड से कि जो जिसमें सेल्फिश रीजन हो वो झूठ होता है, क्योंकि वो रहता नहीं है और किसी ना किसी लेवल पे तो जाएगा। और ये हम सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल या तो हम ही चले जाएं, तब भी तो एक धोखा। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि हर रिश्ता आपको जिंदगी में एक ना एक बार धोखा देता है। ओके, बोलो। हर रिश्ता, लिटरली हर रिश्ता। बट कुछ रिश्तों में आप धोखा ये सोच सकते हैं कि अरे वो मेरे साथ गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, उस इंसान की लाइफ ने धोखा दे दिया। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अब इन्हीं के साथ है या सब कुछ, धोखा ही है ना। आपको, आपके लिए तो ये धोखा ही हुआ कि कैसे हो गया अचानक। तो हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, सिवाय उसके। तो आई थिंक ये सच्चा प्यार है और सब कुछ सच्चा है, तो इसको याद रख के बाकी सब प्यार को करिए आप। अचानक से ये कॉन्वर्सेशन बहुत भारी हो गई मेरे। आई थिंक अपने बात की थी, थोड़ा डीप चलते हैं इस पॉडकास्ट में। ओके, पिछले पॉडकास्ट के बाद मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दो अलग इंसान हैं। एक इंसान हमारे सामने बैठा है अब पॉडकास्ट के टाइम, ये आपका शायद ह्यूमन फॉर्म है, पर स्टेज पे आप बहुत अलग बन जाते हो। आप में आई फील कि कुछ पावर आ जाता है, कुछ एनर्जी आ जाती है। उस जोन के बारे में बताइए। ये हर किसी के साथ होता है, स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, मतलब मैदान में। आई फील कि मेरे लिए ये पॉडकास्ट में हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ पॉडकास्ट के टाइम, क्योंकि शायद ही मेरा क्राफ्ट है। पर इससे मुझे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं मिल रही। आई डोंट नो अगर मिल रही, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पर दैट्स अबाउट इट। आई फील कि आपके अंदर कुछ अलग सा पावर आ जाता है, माता चढ़ जाती है, पॉजिटिव वे, ऑलमोस्ट इन अ पॉजिटिव वे। बहुत आप बहुत फियर्स बन जाते हो स्टेज पे। आई नो, नहीं मुझे ये बहुत नहीं, मैंने भी फील किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई डोंट नो उसका एक्चुअल रीजन क्या है, पर एक रीजन जो हम स्टार्ट से सुनते आए हैं और उस वजह से जब मैं पहली बार भी, तो उस जिस प्लेस पे मैं बैठती हूँ उसको व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी, वेद व्यास जी, यानी जो कथा करते हैं उनकी जगह है वो। तो वो जगह ही कुछ होती है। आई मीन उस प्लेस को अल्टीमेट प्लेस बोला गया है। वहां बैठना मतलब अब कुछ बचा नहीं है आपकी लाइफ में अचीव करने को, अगर आपने व्यासपीठ पाली है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे पता भी नहीं था फीलिंग क्या होती है, तो बैठते ही जैसे ही स्टार्ट हुआ और मेरे आंसू गिरने लग गए थे। मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत यंग थी उस वक्त। ये इमोशन भी नहीं होते आपके अंदर कि जीत क्या है और सक्सेस क्या है और लोग क्या है। बट बस मुझे रोना आ गया था कि कैसे मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ, या ऐसे कैसे हो गया। तो वो प्लेस ऐसी है कि वहां बैठने के बाद आई थिंक कुछ होता है कि आप, और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे बोल दिया। ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, या अचानक मेरे दिमाग में थॉट कैसे आ गया। तो शायद जो आपने कहा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो कुछ तो पावर है उस प्लेस में। किसी सेंटेंस बोलने के टाइम आपको आगे के 2-3 सेंटेंस दिख जाते हैं अपने दिमाग में? हर बार नहीं, कभी अचानक से। ओके। और तब आपको बाद में लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। तो तब आपकी श्रद्धा, आपका फेथ उस प्लेस को लेकर और बढ़ जाता है। ओके। इस पॉडकास्ट से मैंने एक शब्द सीखा है, वो शब्द है आवेशम। मैं कभी ये शब्द के बारे में सुना? नहीं। आवेशम एक तांत्रिक शब्द होता है। यानी कि जैसे मान लो मैं YSS में मेडिटेशन करता हूँ, तो हमारा अल्टीमेट गोल समाधि है। 3 प्रकार की समाधि होती है, निर्विकल्प समाधि, सर्वविकल्प समाधि और महासमाधि। महासमाधि मतलब आप चले गए अपने बॉडी से। मैं समाधि के बारे में नहीं समझाऊंगा क्यों, मैं सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ। पर तंत्र में एक गोल आवेशम का होता है, जहां आपने इतनी ज्यादा साधना की, आपने इतनी ज्यादा पूजा की है। मान लो आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो, पर एक तांत्रिक पाथ से,
वहां गोल ये रहता है कि कृष्ण भगवान की पूरी एनर्जी, 100% एनर्जी आपके बॉडी में एंटर होकर आपके बॉडी के साथ एक बन जाए। और जिन लोगों ने असल में इस चीज को अचीव किया है वो शायद शहरों में नहीं रहते, शायद बहुत दूर रहते, हिमालय में, किसी गांव में। आवेशम बहुत टाइम के बाद किसी को मिल जाता है, पर आई फील कि आप जैसे लोगों को जो पब्लिकली भगवान की बातें समझा रहे हैं लोगों को, एक सॉर्ट ऑफ माइक्रो आवेशम मिल जाता है स्टेज पर। I hope so. आप ये मानते हो? सी तो अब ये जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट टाइम, मुझे तंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, पर जब हम लोग इसको डिवोशन में लाते हैं तो एक कथा आती है उद्धव चरित्र श्रीमद् भागवत में, कि उद्धव जी भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे कृष्ण जी के। तो वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे, उनका मतलब फीचर्स भगवान जैसे थे, चाल भगवान जैसी थी। अगर वो दूर से आते तो एक बार के लिए लगता था कृष्ण चल के आ रहे हैं, मतलब इतने एक जैसे दिखते थे। वो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने देवताओं ने जिससे ज्ञान प्राप्त किया था उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। उनको बस एक चीज नहीं समझ आती थी, दैट वाज प्रेम। प्रेम, हाँ, उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं था। भगवान के लिए ज्ञान से ऊपर भी प्रेम था, कि अगर जब बिना सेल्फिश रीजन के प्रेम किया जाता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, जो उनको गोपियों से मिला था, जिसकी शिक्षा। तो उसमें आता है कि जब भगवान आपसे प्यार करने लगते हैं, या जब आपका डिवोशन भगवान के प्रति इतना ज्यादा हो जाता है कि भगवान को आपसे प्यार हो जाए, तो भगवान आपको अपने जैसा बनाते हैं। यानी अपने आप आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो ऐसी ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर डालते हैं जो उनमें है, जो कलाएं उनमें है, चाहे वो डिवोशन है, फेथ है, पावर है, आर्ट है, तो वो ज्ञान है, वो सब कुछ आप में डालते। तो ये डिवोशन में बोला जाता है। आपकी भक्ति जितनी बढ़ती है, भगवान को उतना आपसे प्यार होगा, फिर भगवान आपको अपने जैसा बना देंगे। भक्ति को बढ़ाते कैसे? सत्संग, सत्संग है, स्क्रिप्चर्स। आपको किसी से प्यार कब होता है? जब आप उसके बारे में जानते हैं, जब आप उसके बारे में समझेंगे, उसके बिहेवियर को, उसके स्वभाव को समझेंगे, उसने क्या क्या किया आप समझेंगे, तो आपका प्यार बढ़ता है कि वो इंसान इतना अच्छा है, या वो ऐसा करता है, या ये भी कर सकता है। तो जब आप भगवान के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवान के बारे में जानना कि उन्होंने क्या क्या किया, तो जब आप उनके बारे में जानते हैं तो आपका प्यार बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा परीक्षित ने जब 7 डेज की कथा सुनी, तो उनको जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई 7th डे, उन्होंने इतने अच्छे से सुनी थी कि उन्होंने बोला कि मैं आशीर्वाद के रूप में तुम्हें अमर कर देता हूं, तुम बोलो अगर तुमको मृत्यु से डर लग रहा है, तो डेथ से। उसने बोला नहीं, अब तो मुझे भगवान के पास जाना है। उसको 7 डेज में इतना प्यार हो गया था भगवान से कि उसको नहीं रहना था। भले ही हो सकता है वो 7 डेज के पहले उसको लग रहा होगा कि कोई मुझे श्राप से मुक्त कर दे या मुझे मरना नहीं है, पर 7 दिन में उसको इतना प्यार हो गया कि उसको रहना ही नहीं था यहाँ पे। तो भगवान से जब आप पढ़ते हैं, आपका प्यार बढ़ता जाता है। तो मे बी एंड प्यार होता है जब लोगों को दुनिया ही अच्छी नहीं लगती, कि नहीं यहाँ कुछ नहीं रखा है जो है भगवान के पास है। तो आई थिंक सत्संग, स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में जानना, वो आपको और करीब लेके आता है डिवोशन की ओर। पता है, लोग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु के बारे में ये कहते हैं कि दोनों काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, जी। और शायद इसलिए दोनों ने अपनी जिंदगी में एक अर्ली महासमाधि ले ली। ये पता नहीं, मुझे पता नहीं कि इसमें कितना सच है। आप कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ मैंने सुना है काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, ये मुझे भी पता है। आपने कभी काली माँ की पूजा करी है? पूजा एज इन नॉट प्रॉपर दैट, उनकी जो रिचुअल तरीके से पूजा होती है, बट मैं काली घाट गई हूँ। आई थिंक क्या क्या वो बहुत पावरफुल प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल है, बंगाल में ये माना जाता है, बंगाल का बहुत फेमस मंदिर है काली घाट, वहाँ काली माँ की पूजा होती है। बंगालीज पूजा करते हैं विद ऑल द रिचुअल्स, वहाँ भी जो तंत्र इत्यादि है बहुत कुछ होता है। तो ये माना जाता है कि बंगाल में जल्दी से कोई नेचुरल कलामिटी नहीं आती है, बिकॉज वहाँ काली बैठी है, तो एक पावर है वहाँ पे उनका। तो मैं वहाँ गई हूँ। जैसा हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि जब आप ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जो सिद्ध मंदिर होते हैं, और चाहे दुर्गा जी या काली माँ के जो फियर्स रूप होते हैं, आप पावरफुल महसूस करते हैं। तो मैं तंत्रों की ओर नहीं जाती, बट मैं डिवोशन की ओर जरूर जाती हूँ। तो जब आप उस वक्त देखते हैं कि माँ को लोग पूज रहे हैं, और काली माँ के लिए तो ये भी कहा गया कि उनको तो शंकर जी भी पूजते थे, या उनसे एक स्टेप पीछे ही रहते थे। वो इतनी फियर्स थी कि जब अपने रूप में आती है, और ये औरतों के लिए भी है कि औरत इतनी समझदार है कि उसको पता होता है कब उसको सरस्वती का रूप लेना है, कब दुर्गा का लेना है, और कब काली का लेना है।
तो ये औरतों के रूप दिखाए गए हैं कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अपने रूप लेने हैं। तो काली घाट के मैंने दर्शन किए हैं, आई थिंक बहुत आपको पावरफुल महसूस होता है। एक बहुत लो लेवल कॉन्वर्सेशन करेंगे हम अब। ओके, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं आने नहीं गया, आज हम आपके बारे में बात करेंगे। आई एम नॉट इन द बेस्ट स्टेट। आई पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल फील कर रहा हूँ अभी। एग्जिस्टेंशियल को हिंदी में कैसे समझाऊं ये मुझे पता नहीं। आई थिंक वो गूगल कर लेंगे सब। एग्जिस्टेंशियल मतलब मेरे दिमाग में मैं बहुत ज्यादा वाई वाले सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों कर रहा हूँ ये आई थिंक सब। जिज्ञासा। जिज्ञासा का एक नेगेटिव रूप। मुझे खुद पता नहीं कि इतने सारे नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ओके, मैं समझाता हूँ। अब कॉलेज को खत्म होकर 8 साल हो चुके और मुझे बिल्कुल भी यूट्यूब से ब्रेक नहीं मिली है। मैंने 8 सालों के लिए ऑलमोस्ट हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 3 वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मुझे ये सब मिला। पर मैंने बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस भी कर दिया, और मुझे अब पता चला है कि लव इज द आंसर। यानी लव इज द आंसर को हिंदी में समझाइए। प्रेम ही उत्तर है। अरे हाँ, या तो प्रेम ही मंजिल है, आई थिंक। हाँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर पता नहीं आई एम जस्ट, मुझे खुद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो रहा है। हाँ, तो मेरा बेस्ट फेज नहीं चल रहा। करियर वाइज सबसे ज्यादा बेस्ट फेज चल रहा है, पर पर्सनली आई डोंट नो व्हाई। मैं अभी 3 दिन में फ्रांस जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे कॉलेज में कहा होता कि एज 30 के पहले आप इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कर लोगे लाइफ में, मैं एक्साइटेड हो जाता। पर मैं एक्साइटेड नहीं हूँ जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने रूम में बैठकर रेस्ट करना, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना है, बट जाना पड़ रहा है। उसके बाद एक महीने के बाद मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ विंबलडन के लिए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं मटेरियली स्पीकिंग, पर पता नहीं मुझे ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। और 2-3 हफ्ते पहले मेरे दादाजी गुजर गए। उनकी वो बहुत टाइम से सफर कर रहे थे, मतलब उनके इलनेसेस थे 5-6 सालों से। पूरी फैमिली थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रही थी इस चीज को, पर जब एक्चुअली वो मोमेंट आई हमारे लाइफ में, तो एक काफी ज्यादा शैटरिंग मोमेंट थी पूरे फैमिली के लिए। आई फील कि जब कोई इंसान अपने पेरेंट को खो देता, अपने माता पिता को खो देता, वो एक बहुत इंटेंस चीज होती है। तो मेरे पापा और मेरे चाचा को इस चीज ने बहुत ज्यादा हिट करी, एंड आई फेल्ट कि एज अ 29-year-old मैन अब मुझे स्ट्रांग होना पड़ा था उस मोमेंट में। तो वो बहुत अजीब सिचुएशन थी। पहली बार ऐसा लगा कि मेरे खुद के पेरेंट्स अब बच्चे बन रहे थोड़े से। तो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं मेरे खुद के दिमाग में, एंड हाँ, तो मैं काफी ज्यादा हैवी फेज से गुजर रहा हूँ। But I think it's good. आप फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट्स हो सकते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट इज कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल होता है जब मटेरियलिस्टिक चीजें आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करती है, यू डूइंग इट क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रोल्स है, आपको निभाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, एंड आपको अच्छा भी लग रहा है कि हाँ जो हो रहा है अच्छा है, होना चाहिए ये सब चीज, बट बहुत एक्साइट नहीं करते, आपके बैलेंस को खराब नहीं करते। और ये एक बहुत अच्छा वे है शो करने का भगवान का या यूनिवर्स का कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, कि अब स्पिरिचुअल आई थिंक प्रोग्रेस आपको ज्यादा एक्साइट करती है रादर देन मटेरियलिस्टिक चीजें। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकंड इज कि कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना आज के यूथ को कि पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, या पेरेंट्स को भी कई जगह आपकी हमारी जरूरत होती है, और जैसे हम बच्चे थे वो भी एक एज बाद वापस बच्चे बनेंगे। जैसा कहा जाता है बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करना या बार बार सुनना, या मे बी कहीं कहीं चीजों में अपना बैलेंस खो देना, लो हो जाना, ये चीजें वापस होंगी। तो हमने उनका बचपन नहीं देखा, पर अब हमें वापस एक मौका मिल रहा है और अब हमें रिस्पॉन्सिबल बनने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक ये चीज नहीं छोड़नी चाहिए। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ होगा। हाँ, एक शोल्डर इंजरी भी हुई है जिसके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया जी। उस इंजरी की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, योगा नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेशन में भी दिक्कत हो रही है।
तो आई फील कि बहुत सारी सिचुएशन साथ में आ चुकी है। बट वो कुछ और आपको करने के लिए मजबूर कर रही होगी, मे बी रेस्ट जो आप चाहते हैं। हाँ शायद। किसी ने मुझे एक बार कहा था कि कोई भी इंजरी या कोई भी इलनेस, कोई भी आपकी बॉडी की समस्या आपको एक्चुअली कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, और जब तक आप ये नहीं सीखोगे वो समस्या आपसे जाएगी नहीं। पर मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ आंसर नहीं मिले। बट नो, मिल जाएगा धीरे धीरे। एंड मैं हमेशा कहती हूँ अपने आंसर्स आप खुद, क्वेश्चंस आपको पता होते हैं और उसके आंसर्स भी आप ही के पास होते हैं। हम दूसरों के पास जरूर ढूंढते हैं, हमें बिट्स एंड पीसेस में वो आंसर्स मिल भी जाते हैं, पर फिर भी जोड़ना आपको पड़ता है। जो पजल है वो आप ही को जोड़ना पड़ेगा, कोई और आपके लिए जोड़ नहीं सकता। और जो जोड़ेगा वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जोड़ रहा है, आपके नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी लाइफ नहीं जी है, हाँ मैं क्वेश्चन समझ सकती हूँ, मैं एक आंसर बना सकती हूँ, वो आंसर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, मेरी लाइफ पे डिपेंड करता है, आपकी नहीं, क्योंकि मैं आपकी लाइफ नहीं जानती। तो वो आंसर आपको ही ढूंढना पड़ेगा। बट ये समझना जो आपने बोला, ये लोग जल्दी से नहीं समझ पाते। उनका ये रहता है मेरे साथ ही क्यों। बट आई थिंक मेरे साथ ही क्यों क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बस क्यों क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इंजरी नहीं, आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है। और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है और कुछ सिखाने के लिए तुमको, कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है, वो ये समझना क्यों आया है, ताकि आगे ना आए। जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। आप कभी ऐसे फेज से गुजरे हो जहाँ बहुत सारी चीजें गलत होती है आपके लाइफ में एक साथ? आई थिंक सबकी होती है और हर कुछ टाइम में होती रहती है। कि आप फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड का टाइम आया था तब बैक टू बैक आपकी सब चीजें कैंसिल हो रही थी, आपके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल। आई थिंक जब कोविड हिट हुआ था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, वो साल मेरी लाइफ का बेस्ट साल होने वाला था। मतलब मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स मेरे प्लान्ड आउट थे, बहुत सा काम प्लान्ड आउट था, नई चीजें प्लान्ड आउट थी, और मुझे ऐसा लगा था ये साल तो बेस्ट होने वाला है मेरी लाइफ के। कट टू आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लिटरली कुछ भी नहीं। और जिसकी मुझे हैबिट नहीं थी। मतलब मैं आई डोंट थिंक सो एक हफ्ते से ज्यादा कभी अपने घर पर बैठी हूँ। एक हफ्ता भी मैं ज्यादा कह रही हूँ कि एक साथ आप एक हफ्ता बैठ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक चेंज था कि आपका 1-1.5 साल, आई थिंक मे बी 2 साल आई वुड से, क्योंकि इवेंट्स प्रॉपरली होते नहीं थे, और 2 साल आप घर पे बैठे हैं। बट उस वक्त मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं अभी बता नहीं सकती, बट जल्दी पता चलेगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं करूंगी। तो मुझे तब समझ में आया कि अगर इवेंट्स होते तो शायद मैं वो चीज नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कभी, अभी भी नहीं है। अब अगर मुझे कोई कह दे कि तो मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मैं इतना बैक टू बैक ट्रैवल में हूँ, बट वो उस वक्त जरूरी था। पर अगर मैं सिर्फ रोने में रहती कि इवेंट्स नहीं है, सब कैंसिल हो गया है, क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझे बोला था नहीं है तो अभी तक तो तुम कहती थी ना कि तुमको इस चीज का टाइम नहीं मिलता, इस चीज का नहीं मिलता, तुम बहुत बिजी हो, अब तो टाइम ही टाइम है, अब करो। तो आई थिंक तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर चीज आपको कुछ सिखाने आती है, कुछ नया कराने आती है। कि बहुत हो गया जो आज तक करते आए, अब नए की जरूरत है, पर इंसान समझता नहीं है, इसलिए वो पुरानी चीज भगवान आपसे ले लेते हैं कि ये जब तक वापस नहीं लूंगा तब तक ही दूसरी चीज पर जाएगा नहीं। नई चीज की जरूरत है। एग्जैक्टली। आप कभी रोते हो अभी भी? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। क्यों रोते हो? कोई भी रीजन, कई बार हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि करियर वाइज, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इमोशन वाइज। जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, गलतियां, आप परफेक्ट के बहुत पास पहुंच चुके हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हो सकता है कि किसी को जैसे लगता है कि आप बहुत ऐसे करते, पर मैं कहती हूँ डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं। कि प्रॉब्लम्स तो जो जब सबको ठीक कर रहे हैं बीमार, तो वो भी पड़ते हैं, उनको भी चीजें, पर हाँ उनको ये कई बार पता होता है कि मुझे ठीक कैसे होना है। पता है, जब मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, चाहे जो भी हो, क्रिकेटर हो सकता है, सोल्जर हो, कोई भी, मैं हमेशा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आई फील कि एक्चुअली मैं आपकी पॉजिटिविटी ले रहा हूँ। सो सॉरी, इट्स एक्सचेंज हो रहा है अभी। मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आप पर ऑफलोड करूँ इस पॉडकास्ट पे, सो रियली सॉरी। पर
आई फील कि अब पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है। पिछला एपिसोड आपने देखा? हाँ जी, पूरा देखा। क्या लगा देख? आई थिंक बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मैसेजेस आए टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं और कथा में भी हम गए थे तो सबने कहा कि हमने रणवीर वाला शो आपका देखा, और बहुत से कई बार ना आपको पता नहीं होता कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, और हम बात नॉर्मली कर रहे हैं पर कितने होंगे जिनको शायद उस वक्त वही क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा। तो उनको शायद उस पॉडकास्ट से, मुझे कईयों को लगा कि उनको उनका आंसर मिला था, और उनको ऐसा लगा कि अब वो जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, या अब उनको समझ आ गया उनको कहाँ जाना है। वो डायरेक्टली आपको ऑब्वियसली कोई नहीं बताता उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बट हाँ मुझे बहुत ये आंसर्स आए कि हम जो जानना चाहते थे या जो समझना चाहते थे या जहाँ कंफ्यूज थे, अटके हुए थे, शायद वो चीज अब ठीक हो गई है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं आज बहुत रियल कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के लिए हमने एक राउंड डिवाइस किया जो लास्ट टाइम हमारे शो पर नहीं था। आज मैं आपके सोल के अंदर जाकर आपसे सवाल पूछूंगा, पर उसके पहले हमारी एक सेगमेंट है जिसका नाम है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। बहुत रिलैक्स सेगमेंट है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना, और फिर मैं टैंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा, ठीक है? तो आर यू रेडी? यस। लेट्स हिट इट। जया किशोरी, आर यू रेडी फॉर आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल? ओके, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज या एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाए तो वो कौन सी चीज होगी या कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? कीप लर्निंग, और कुछ नहीं। जीत हार मायने नहीं रखता, कीप लर्निंग। ओके। क्वेश्चन 2, इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? आपको तुरंत बताना है। मतलब मैं एक शब्द कहूंगा, फिर आप एक शब्द कहो, ठीक? कृष्णा। सब कुछ। प्यार। कृष्णा। स्पिरिचुअलिटी। ओह ओके, अब ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर आई थिंक जीने का तरीका। ओके। कथा। कार्य। जया। आई थिंक माँ दुर्गा, क्योंकि जया उनका नाम है, और वाओ। मेरी दादी ने मेरा नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। ओके। कहते हैं कि किसी का नाम उनकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट छोड़ देता है, ऐसे जो आपका नाम होता है आपकी पर्सनालिटी भी आपके नाम की तरह बन जाती है। आप ये मानते हो? हो सकता है, पर मैं यहाँ ये जरूर मानती हूँ कि आपकी पहचान होती है तो ये बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए कि आपको बार बार उसी नाम से बुलाया जाता है। वर्ड्स में पावर होते हैं कि आपको कौन किस नाम से, उसका क्या मीनिंग है, तो बहुत मायने रखता है। तो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। कृष्ण भगवान के अलावा आपके 3 सबसे फेवरेट भगवान कौन है और क्यों? ओके, तो श्याम बाबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये खाटू श्याम जी में है, और उनको कृष्ण जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में जाने जाओगे। तो ये खाटू श्याम जी में, तो मैं एक्चुअली कृष्ण जी सब कुछ है, पर मैं सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी जाती हूँ। लाइक एवरी ईयर इट्स रूटीन थिंग, मैं कभी मिस नहीं करती, हर साल मुझे जाना है। कौन कौन, मतलब एक ये महाभारत में एक कैरेक्टर हुए, तो और उन्होंने अगर आपने सुना होगा तो वो उनको हारे का सहारा बोला जाता है। तो अपनी मॉम को बोल के गए थे महाभारत में कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जो हारेगा मैं उसके साइड खड़ा रहूंगा। तो जब वो आता, और वो बहुत पावरफुल थे, तो भगवान उनका टेस्ट लेने भी आए थे, और भगवान ने कहा था कि ये जो पेड़ है इसको एक तीर से सारे पत्ते भेद करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। भगवान ने एक पत्ता लेके अपने पैर के नीचे रख लिया, और उन्होंने एक तीर से सब में भेद किया, फिर वो तीर भगवान के पैर के पास घूमने लगा। भगवान ने पैर हटाया, उसने उसमें भी भेद किया। तो भगवान लाइक कि अब अगर ये जो इसने कहा है वो करेगा तो हारेंगे तो कौरव, तो कौरवों के साइड खड़े हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने उनसे फिर एक चीज मांग ली थी, और वो था कि उन्होंने अपने सर का दान दे दिया था, और फिर उनके सर को सबसे ऊपर रखा गया था कि वो पूरा युद्ध देखेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया था तो भगवान ने उनको बोला था कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और सबसे ज्यादा जाने जाओगे। तो खाटू श्याम जी, श्याम बाबा, तो वहाँ बहुत एवरी ईयर आई थिंक 15-20 लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए, जो वहाँ फागण का समय होता है, जो मेन ये राजस्थान में है, खाटू श्याम जी सिक्कर के पास। तो वहाँ मैं बहुत जाती हूँ। तो खाटू श्याम जी, आई थिंक श्याम बाबा को सबसे ज्यादा मानती हूँ, राधा जी, और आई थिंक देन क्यों भी बताना आपको?
राधा जी आई थिंक क्योंकि वो प्यार की मूर्ति है, आप प्रेम उनसे सीखते हैं। भगवान के जीवन के भी प्रेम की जो भी बातें हैं वो उन्हीं से आती है, तो सबसे ज्यादा प्रेम आप सीखते हैं तो आप उन्हीं से सीखते हैं। और देन शंकर जी, क्योंकि आई थिंक वो सब कुछ है, पूरा अंत वो ही लेकर आते हैं। और श्री राम उनकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण उनको पसंद करते हैं, वो श्री कृष्ण को पसंद करते हैं, तो सारे भगवान सबसे ज्यादा उनको ही पसंद करते हैं। और वही सब कुछ है, महाकाल, सर्वशक्तिमान। तो शिव जी के बारे में मैं बचपन में ज्यादा समझता नहीं था, और जितनी ज्यादा मेरी उम्र बढ़ रही है और इस पॉडकास्ट के, तो मैं बहुत ज्यादा समझ रहा हूँ। उनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा आ चुका मेरी लाइफ में, और बदलाव भी आता है। कहा जाता है कि आप उनसे जो भी मांगो वो दे देते, ये मैंने सच में महसूस किया बहुत ज्यादा। इसलिए अब मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूँ उनसे, कि वो मेरे पास रहे, बस। बाकी सब मिल जाता है जी। ओके, अगला सवाल थोड़ा सा लाइट सवाल है। Okay. एक डे ऑफ पर जया किशोरी क्या करना पसंद करती है? फैमिली के साथ रहना, खाना एक साथ खाना, चाय एक साथ पीना, कुछ ना कुछ, कोई वेब सीरीज भी देख रहे हैं तो मोस्टली हम 4 है फैमिली में, बस हम चारों एक साथ ही देखते हैं। क्या देखते हो आप? कुछ भी, कोई नई मूवी आएगी तो हम एक साथ देखेंगे, Okay. कोई अच्छी वेब सीरीज निकलेगी तो हम बताते हैं ये अच्छा निकला है, आज कुछ भी नहीं पूरे दिन, तो बैठकर आपकी सबसे फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? आई थिंक अभी तक तो स्पेशल ऑप्स ओपीएस जो भी उसको बोला जाता है, बट हाँ अभी तक मैंने बेस्ट वही देखा है, कि जो हमने सबने साथ में मिलकर देखा था और हम सबको बहुत अच्छा लगा था। आप यूट्यूब कंटेंट भी कंज्यूम करते हो? हाँ जी, क्या कभी क्या देखते हो यूट्यूब पर? मोस्टली कथा रिलेटेड, तो मैं राजेश्वरानंद जी को बहुत देखती हूँ, उनकी कथाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी बहुत सिंपल वर्जन में बहुत अच्छी बातें कहकर निकल जाते हैं। तो मैं उनको, वो अब है नहीं, बट मैं उनको बहुत सुनती हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपका भी बहुत कंटेंट देखा है, हाँ, क्योंकि आप अलग अलग लोगों को बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लेसन्स मिलते हैं अलग अलग फील्ड के लोगों से, तो ये मैंने बहुत देखा है। और फिर बीच में आप स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं, तो आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, हंसी भी आनी चाहिए, तो आई थिंक ये सब। ओके, अगला सवाल, अपने ड्रीम पार्टनर के 4 ड्रीम ट्रेट्स के बारे में कुछ बताइए। आपको शादी करनी है वैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। मैं ऐसी, आई थिंक मुझे ऐसे पर्टिकुलर ट्रेट्स नहीं पता है, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल भी है पर मॉडर्न भी है, जो आज की चीजों को भी समझता है पर भगवान को बहुत मानता है, जिसमें संस्कार भी है पर नई चीजों की ओर बढ़ना भी है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो ट्रेट्स क्या है, पर आपको समझ रहा था कि इंसान मेरे जैसा है, या मेरी जैसी सोच रखता है, या मेरे जैसे लाइफ को देखने की कोशिश करता है। आई थिंक मैं अपने जैसा ज्यादा पसंद करूंगी रादर देन मुझसे ऑपोजिट। आप ये मानते हो कि भगवान सही इंसान को सही वक्त पर भेजते हैं? बिल्कुल मानती हूँ। इस भगवान हर चीज सही समय पर करते हैं, मैं कहती हूँ। तो काम भी अगर वो भेज रहे हैं, कोई सिचुएशन भी भेज रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी चीज को लाइटली लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ मेरे सामने आया है तो वो किसी रीजन से आया है, तो समझने की मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपसे बात करके ना मुझे एक अपलिफ्टमेंट फील हो रही है, और हमने बहुत टाइम से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं किए, तो आई एम ग्लैड कि आज एक थोड़ा सा वो टर्न हो चुका है। आई एम होपिंग कि मैं और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करूं, क्योंकि एक फेज में हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करते थे, और उन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू मुझे एक ग्रोथ मिली थी। आई फील बहुत टाइम से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हुए नहीं, और इसलिए मैं शायद थोड़ा सा दुखी हूं, पर वो दुख अभी मिट रहा है। ओके, अगला सवाल, एक सबसे अंडररेटेड शास्त्र। गीता जी, डेफिनेटली, मतलब वो एक मैजिकल बुक है, डेफिनेटली मैजिकल बुक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था उसको पढ़ना, पहली दूसरी बार आपको नहीं समझ आएगा ज्यादा, आपको ऐसा लगे, और समझ नहीं आने का मतलब मीनिंग आएगा, पर आपको लगेगा कि नॉर्मल लाइफ में तो मायने नहीं रखता, या मैं तो अलग लाइफ जी रहा हूँ, या आजकल तो बहुत मॉडर्न लाइफ हो चुकी है, ये तो बहुत ओल्ड वर्जन है, या आजकल लड़ाइयाँ कहाँ होती है, ये तो युद्ध के ऊपर बात हो रही है। फर्स्ट सेकंड टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए जरूरी है कि बार बार पढ़ना, या आपको सबसे पहले बोला जाता है कि आप एक ही श्लोक पढ़िए, एक ही मीनिंग पढ़िए, पर रोज एक पढ़िए।
मतलब गीता जी पढ़ने के बाद भी आपको वापस से पढ़नी जरूरी है। तो मेरे साथ है कि मैं आज अगर मेरे पास जो गीता है, मैं जो पढ़ती हूँ, अगर कोई उसको लेकर, हर श्लोक के पास बहुत से इमोशंस लिखे हैं। तो ये मुझे बाद में समझ आया कि जो कहा जाता है कि आप कोई भी पन्ना खोलिए आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, वो इसीलिए है कि जब आप जिस इमोशन के साथ वो किताब खोल रहे हैं, आपको वो श्लोक वही इमोशन का आंसर दे रहा है। तो वो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं ये ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगी, आप खुद एक्सपीरियंस करिए, एक्सपीरियंस करने की चीज है, बट उसको बार बार पढ़िए। और आपको हर श्लोक, चाहे कभी वो आपको लेजीनेस के बारे में सिखा रहा है, कभी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी कैसे ले जाते हैं, कभी लाइफस्टाइल, कभी विजडम, कभी ट्रूथ, कभी डिवोशन, सब कुछ सिखाएगा। तो इसीलिए वो एक मैजिकल बुक रियल में है। और अगर आप उसको एक अपना रोज का रूटीन बना ले, आप बहुत चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। Okay. अगर आपको जिंदगी भर एक ही कलर पहनना पड़े, और ये ब्लैक या वाइट नहीं हो सकता, रेड। ओके, क्यों? मुझे पसंद है, बहुत ब्राइट कलर है। आई थिंक ये भी, हाँ, आई फील हैप्पी, ब्राइट, बहुत अच्छा। मैं जब भी पहनती हूँ कथा में, उस दिन मैं अपने आप को ज्यादा देखती हूँ। लाइक मुझे अच्छा लगता है, मेरे फेस पे एक मुझे अलग ब्राइटनेस फील होती है कि कुछ कलर्स आपको खुश करते हैं। आई थिंक कलर्स भी बहुत मायने रखते हैं। आप ये मानते हो? हाँ, मैं मानती हूँ कुछ कलर्स आपको अपने आप अपलिफ्ट कर देते हैं आपके मूड को। तो आई थिंक रेड एक कलर है, मेरा फेवरेट कलर ऐसे भी रेड और व्हाइट ही है, पर आपने व्हाइट मना कर दिया था। ओके, कूल। सबसे मनपसंद खाने की चीज क्या है? आई डोंट नो, ये लोगों को पता होगा नहीं, पर मेरी मॉम महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस खाना है, घर का ही है, बेसन चावल। तो मुझे वो काफी पसंद है। ओके। सबसे ज्यादा डर कब महसूस हुआ है जिंदगी में? कोविड के टाइम, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुन रहे थे। आई थिंक मैंने एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है वो फील किया था उस वक्त, कि मैं उस वक्त बहुत गलत फेज में चली गई थी कि कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं उनके बिना रहने की। तो मेरे इवेंट्स में वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, कथा में भी कोई ना कोई एक पेरेंट हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपना घर साथ लेके चलती हूँ, इसलिए मुझे घर की ज्यादा याद नहीं आती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मैं उन्हें अलग नहीं रखती या दूर नहीं रखती, और मुझे हैबिट नहीं है इस चीज की। तो जब आप उस वक्त इतने न्यूज सुन रहे थे, तो एक हिट करता है ना, जो लाइफ की सच्चाई है, दैट इज डेथ, पर हम सोचते नहीं उसके बारे में। बट फिर कभी अगर आप सोचने बैठे तो वो एक अलग दरवाजा खोल सकता है नेगेटिव फीलिंग का, कि उसके बाद लाइफ कैसी होगी। तो आई थिंक वो फेज मेरा बहुत टफ था। कैसे डील किया? डील अपने आप को समझा के कि ये सच है, यही सच है। एंड देन जैसा मैंने कहा, मेरा डील करने का तरीका है सत्संग, भजन, भगवान, स्क्रिप्चर्स, इन चीजों को समझना। बट हाँ, आई वुड से कि एक कहानी मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी, ये आई थिंक सो गौतम बुद्धा की कहानी है, कि एक वो जिस गांव में थे वहां पर कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है और आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो आप प्लीज उनको वापस जिंदा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला मैं कर दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोले क्या करना है? बोले मुझे तुम्हें इतने इतने चावल ला के देने हैं किसी भी घर से। बोला बहुत ईजी है, मैं तो किसी भी घर से ले आऊंगा। बोले नहीं, उस घर से जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई आज तक। बोला दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, तो तुम्हारा घर नया नहीं है ना, हर घर में हो रहा है, ये रीत है, होना ही पड़ेगा, तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद। बट इसका मतलब ये नहीं आज का टाइम खराब कर दो। तो आज हमें जो टाइम साथ में मिला है, क्योंकि हम इवेंट्स में भी नहीं, बात हम फैमिली में साथ में है, मैं उस वक्त साथ रहने की बजाय ये सोची हूँ कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, जो कब होगा पता नहीं। तो जो आज का टाइम है आप उसको क्यों खो रहे हो, ये सोच करके बाद में क्या होगा। मेरे दादाजी के गुजरने के पहले डेथ को लेकर मेरा माइंडसेट बहुत अलग था। उस माइंडसेट से अगर मैं आज सोचता तो मैं अब आपसे ये पूछता कि हमें डेथ इतनी बुरी क्यों लगती है, पर एक्चुअली एक्सपीरियंस करने के बाद अब पता चलता है कि एक वैक्यूम फील होता है आपके रिश्तेदारों का आपकी लाइफ में। पर फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि समाज डेथ के बारे में, डेथ को इतना बुरा क्यों मानता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप जो एक उम्मीद लाइफ से अपने रिश्तों से बना के रखे हैं वो तोड़ देता है। रिश्तों से उम्मीद? हाँ, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, आप एक उम्मीद है कि ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे। हम फॉरएवर हमेशा कहते हैं, बट एक्चुअली फॉरएवर कोई रिश्ता होता नहीं है, क्योंकि डेथ है।
कोई भी चीज फॉरएवर नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात, डेथ कब आएगी ये भी आपको नहीं पता है। तो वो डेथ आपके उस मैजिकल वर्ल्ड को खराब कर देता है। जो आप सोचते आ रहे कि ऐसा होगा, उम्मीद किसी भी चीज से, लाइफ से भी आपके ऐसा होगा, उस ऐसा होने में बहुत लोगों का भी तो सपोर्ट है ना, कि ये इसमें साथ होंगे, फैमिली साथ होगी, पार्टनर साथ होगा, या आपको जो हेल्प कर रहे हैं काम में वो साथ होंगे। और कोई एक भी अगर उसमें से हट गया तो आपका वो पिक्चर खराब हो जाता है ना। तो इसीलिए जो चीज आपकी को खराब कर रहा है आपको अच्छा नहीं लगता। दूसरा इज, आप जो एक इमोशन जोड़ के रखे हैं सबसे, वो इमोशन इतना हाई लेवल का है कि आप उनके बाद टूट जाते हैं। तो शायद वो बार बार आना या किसी ना सिचुएशन में आना भगवान का एक तरीका आपको बताने के लिए कि जो हो अकेले ही हो। अटैचमेंट, डिटैचमेंट। हाँ, कि रहना है बट फिर भी जानना, जो मैंने कहा बैक ऑफ द माइंड आपको जानना है, अकेले ही आए थे अकेले ही जाओगे, इसलिए सिचुएशंस को अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। ओके, वाओ। तो ये पूरा पॉडकास्ट अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में बन रहा है। हाँ जी। ऑलराइट, आपके अनुसार जया किशोरी को लेकर लोगों के मन में 3 गलत फहमियां क्या है, मिसकंसेप्शंस अबाउट यू? कि मैं एक साधु या संत हूँ जिसने वैराग्य पर आप हो। नहीं। सी, आप मेंटली अगर इस बात को बोलते हैं तो मे बी आप एक फिर भी मैं नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बड़ी पदवी है और मैं अभी उस जगह के लिए तो बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सीख रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने बहुत यंग एज से शुरू किया था, तो मे बी कई बार होता है ना कि आप अपनी ही चीजों से बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप अपने ट्रैप से पहले बाहर निकल रहे हैं कि हाँ, पहले जो सीखा अब नई चीजें सीख रहे हैं, और अब आपको समझ रहा है पहली कुछ चीजें सही नहीं थी तो अब उससे बाहर निकल रहे हैं। तो आई थिंक आई वुड से कि मैं एक साधु या संत हूँ, और बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जो एक मिसकंसेप्शन है उनके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बार बार कहती भी रहती हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैंने वैराग्य नहीं लिया है, मैं शादी करूंगी, मेरी फैमिली होगी, सब कुछ होगा, और एक बहुत ही नॉर्मल जैसे आपके हमारे घर में बच्चे होते हैं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। एक ये है। दूसरा हो सकता है जो मैं, आपने कहा कि बहुत बहुत नॉलेज है और एकदम एक सागर है, नहीं है ऐसा कुछ। और आप मुझ जैसे आप भी बन सकते हैं, और उसमें बस इतना है कि आपको आपके काम के प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेडिकेटेड बहुत हूँ, और मैं सैक्रिफाइसेस मेरे लिए मायने नहीं रखते अगर मेरे काम में वो हेल्प कर रहा है मुझे, बिकॉज आई लव माई वर्क। तब मैंने बहुत चीजें सैक्रिफाइस की अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो वापस कभी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बचपन, मैंने वो सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि मैंने यंग एज, तो मुझे पता वापस नहीं आएगा, पता इट्स ओके, क्योंकि जो मेरे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोगों को, कईयों को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो मेरा खुद का दिमाग है, मेरा बिहेवियर है, माइंडसेट है, कि हमें वो चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो उसी का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने उन चीजों को देखा है। तो कि आप नहीं बन सकते, या ये बहुत ही हैवी काम है और आप इसको ये बोल के छोड़ दो कि नहीं नहीं ये तो हमारे बस की बात नहीं, या समवन स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो तो आपको सब मिल जाता है। थर्ड, आई थिंक इतना ही। और एक थर्ड कुछ ऐसा अजीब, अगर नेगेटिव सा कुछ हो तो मैं नहीं हूँ वैसी, आई वुड से कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और मुझे पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है। मुझे नेगेटिविटी या उन चीज़ों से दूर रहना काफ़ी पसंद है, इसलिए कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझसे छूट जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक है, कुछ लोग होने चाहिए जिनके पास आके आप सिर्फ हंसे या आप मुस्कुराए, एंड मुझे वो इंसान बनना पसंद होगा कि जहाँ आके आपको सिर्फ खुशी महसूस हो और कुछ भी नहीं। ओके। एक इंसान में आप पहले फर्स्ट इंप्रेशन में कौन सी 3 चीजों को नोटिस करते हो? बात करने का तरीका, लाइक पर्सनालिटी वाइज कैसे बात कर रहे हैं। आंखें, क्योंकि कहा जाता है कि आप स्थिरता और चंचलता देखते हैं, कि अगर जो आंखें स्थिर होती है वो हो सकता है कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाती है, और जो बहुत चंचल होती है वो, उनका माइंड आई थिंक बहुत कंफ्यूज है, बहुत भाग दौड़ रहा है, तो वो शो करता है कि अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो आंखें, आई वुड से, बात करने का तरीका, एंड वाइब, वो आपको आ जाती है। मतलब मैं कई लोगों से मिली हूँ, और 1-2 तो ऐसे जिनसे मैंने कभी बात भी नहीं की है, बट यू जस्ट डोंट फील गुड व्हेन यू आर अराउंड देम। क्यों? आई थिंक वो एनर्जीज होती है कि उनका वो बाहर नहीं आया है,
बट आई थिंक मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी है आसपास, या वाइब है गलत, या मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप ऑनेस्ट नहीं होते हैं तो जो रियलिटी में जो इंसान वाइब्स को समझता है वो फील कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आई वुड से बच्चे वाइब समझते हैं. आप बच्चों को गोद में बैठाइए, अगर जिसको नहीं बैठना होगा वो नहीं बैठेगा आपके पास. वो पूरी बॉडी इधर उधर कर देगा पर वो आपके पास नहीं बैठेगा. और जिसको बैठना होगा वो चुपचाप आके आपकी गोद में, अननोन की गोद में भी जाके बैठ जाएगा. आई थिंक बच्चे वाइब बहुत समझते हैं और इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है कि वो आई डोंट नो पहचान जाते हैं सच्चे लोगों को. आई थिंक सच्चाई, आई वुड से, कि वो वाइब होती है. तो कई बार जो लोग सच्चे नहीं होते, बाहर से बातें मगर अंदर से वो इतने अच्छे नहीं है या उनके थॉट्स अच्छे नहीं है, मुझे लगता है शायद मुझे वो वाइब समझ आ जाती है. ओके, आखिरी सवाल. जया किशोरी को सफलता क्यों मिली? 3 सेंटेंसेस में बताइए. पहला, क्योंकि वो सब जैसी है. दूसरा, उसने बहुत मेहनत की है. और तीसरा, उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा है. भगवान का साथ नहीं छोड़ा? कोई भगवान का साथ क्यों छोड़ेगा? जब आप अपना सक्सेस पूरी तरीके से अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने किया है, तब आप ईगो, आप घमंड में भी, अहंकार, इन चीजों की ओर बढ़ते हैं. जैसे जैसे आप नेगेटिव फीलिंग की ओर बढ़ते हैं, आप भगवान से दूर जाते हैं. तो मैं हमेशा कहती हूं कि मैंने एक्चुअली मेहनत की है, पर ये सब सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है. ये उसने क्योंकि मुझे इस लायक समझा तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दी है. मैंने मेहनत बहुत की है, मैं ये नहीं कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत की है. पर बहुत लोग मेहनत करते हैं और मुझसे भी अच्छे लोग बैठे हैं, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी बैठे हैं, पर आपने मुझे बुलाया है शायद क्योंकि आपकी नजर मुझ पे पड़ी है, क्योंकि वो चाहते थे नजर पड़े. तो मैं ये चीज मत, तो भगवान का साथ मेरे लिए ये है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कभी शायद लोगों को इल ट्रीट नहीं किया, गुस्से की वजह से, अहंकार की वजह से, प्राइड की वजह से, ईगो की वजह से, ये सोच के कि मैं अब एक पोजीशन पे हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से है ही नहीं ये पोजीशन, उसकी वजह से. और उसने दिया है तो लेना भी तो जानता है. अगर उसे लगेगा कि ये एम्प्लॉय मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो तो जॉब वापस ले लेगा ना मुझसे. आई थिंक इस वजह से भी मुझे लगता है वो एक सिंप्लिसिटी जिंदा रही है जो रहनी चाहिए. आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर क्या आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जो स्पिरिचुअल है पर अपने टेस्ट्स को फेल कर रहे हैं, जहां भगवान उनसे चीजें छीन रहा है? यस. तो उन टेस्ट के बारे में बताइए. ये सबसे पहला घमंड. स्पिरिचुअल घमंड भी एक चीज होती है. हाँ जी. और ये एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि जब लोग, किसी ने पूछा है किसी संत से कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और मेरे जो दोस्त है वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो क्या मैं उनसे सुपीरियर हूँ? तो उन्होंने कहा था ये फीलिंग आते ही तुम स्पिरिचुअल नहीं हो. जब तुम्हें लग रहा है कि तुम सुपीरियर हो तो तुम स्पिरिचुअल नहीं. स्पिरिचुअल ईगो. एग्जैक्टली. ओके. और ये आपने नोटिस किया? हाँ जी. और ये किसी में भी हो सकता है, बिल्कुल. किसी भी पॉइंट पे. आई फील कि अगर आप 60 साल 70 साल के भी हो, पूरी किसी लाइफ भी age में. स्पिरिचुअली गुजारी है, फिर भी हो सकता है आपके फिर साथ. भी हो सकता है. ओके. यूथ के लिए एक बहुत जरूरी लेसन है ये ऑनेस्टली मेरे साथ भी हुआ था, प्रॉब्ली एट एज 26 27. ये सोचने लगा कि मैं लोगों से बेहतर हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, पर भगवान ने लेसन सिखा दिए बहुत जल्दी. यही था आज ये प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल. ओके. आई होप अच्छा था. हाँ, मैंने हाँ. अच्छा किया. नहीं, बढ़िया राउंड था, पर कुछ सवाल है मेरे दिल में. ओके. पहले हम आपके ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे. मेरे लिए मेरे ड्रीम्स बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं बहुत टाइम से, बचपन से, और बहुत गाइडेंस मिली है मुझे सपनों की वजह से. आपको भी गाइडेंस मिली है अपने लाइफ में? मैं मीनिंग जानने की कोशिश करती हूँ सपनों की जब मुझे समझ नहीं आता, और तब मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना मुझे कुछ सिखा रहा है, और फिर मैं अपने आसपास देखने लगती हूँ कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ. एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने बचपन से सुना है कि जब आप कुछ ऐसा सपना देखते हैं कि जहाँ आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, दैट शोज कि आप कहीं गलत जा रहे हो, जो पोजीशन आपके पास है वो छिनने वाली है, बिकॉज आप एक नेगेटिव फीलिंग की ओर बढ़ रहे हो. तो जिसको हम अवनति कहते हैं, उन्नति अवनति, नीचे गिर रहे हो तुम, तो ना गिरो. उसके लिए मैं अपना काम शुरू करती हूँ कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ,
क्या मेरा प्रोसेस गलत जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर्स मिलने लगते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आई थिंक वो पर्टिकुलर पीरियड मुझे याद नहीं, पर ये एक बहुत मुझे अच्छी चीज है। एक बार मुझे बहुत सुंदर सपना दिखा था, और मुझे जल्दी से भगवान सपनों में नहीं दिखते हैं, और मुझे बहुत अजीब लगता है कि मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। बट मैंने एक बार मतलब मैंने शिव जी को सपने में देखा था, और तब मैं किसी एक काम के लिए आई वुड से मैं शिव जी की ही मालाएं कर रही थी, पर मुझे कंफ्यूजन था कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड अचानक से मुझे वो सपने में दिखे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं वो सपने में बैठ के उनकी पूजा कर रही हूँ। तो तब मुझे ऐसा लगा कि वो उस वक्त शायद बता रहे कि सही जा रहा है, ये जरूरी है, कीप डूइंग दैट वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सपने कई बार मेरे कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं, या जो आपने गाइडेंस कहा कि मैं कभी गलत जा रही हूँ, तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि नहीं, ये गलत रास्ता है, इस रास्ते तुमको जाना है। क्या दिखा आपको सपने में? मुझे एक प्योरली सब पूरी वाइट प्लेस है, अब आई डोंट नो स्नो है क्या है, बट एकदम वाइट है, बीच में यू हैव शंकर जी एंड आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड डूइंग पूजा। सो मुझे, और उस वक्त जैसे मैंने कहा कि मैं किसी काम के लिए माला कर ही रही थी, और शिव जी की ही कर रही थी, पर मुझे वो काम कंफ्यूजन लग रहा था कि वो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। एंड देन फिर वो आया, एंड देन मैंने कंटिन्यू किया, देन सब सही हो गया। ओके। Yeah. और कोई ऐसा सपना देखा? नहीं, ऐसे सी बहुत दिखते हैं, और मैं आई कीप सर्चिंग, तो मेरे आई थिंक सर्च हिस्ट्री में यही रहता है कि इस सपने का क्या मतलब होता है, उस सपने का क्या मतलब होता है। तो आपको कुछ भी दिखे तो मतलब मैं चाहती हूँ मैं सर्च करूँ, मुझे ऐसा लगता है सपने ऐसे ही नहीं दिखते, ये एक तरीका है भगवान का आपसे बात करने का। हाँ, पता है बचपन में जब बच्चे सपने देखते, बच्चों को ड्रीम्स दिखती, फिर वो कभी कभी उन ड्रीम्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता, और पेरेंट्स रिलेटिव्स उसे ब्रश ऑफ कर देते कि हाँ तो कुछ भी देख। फिर एज यू ग्रो अप आपका वो फेथ हट जाता है अपने सपनों से। पर ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, या तो आपको अपने सपनों में अपने खुद के दिमाग की एक झलक मिल रही है, या भगवान के दिमाग की एक झलक मिल रही है। इट्स वन ऑफ द टू। हर सपना सच नहीं होता, पर कुछ सपने बहुत ज्यादा सच होते हैं। पर हर सपना एक लेसन लाता है। मैं जैसे आपने कहा कि आपको अपने थॉट्स, तो आपको पता चल, फॉर एग्जाम्पल मुझे बीच में बहुत ज्यादा भूतों के सपने दिखने लगे थे, एंड देन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है आप बहुत इन्हीं चीजों के बारे में जान रहे हो, देख रहे हो, चाहे हॉरर मूवीज है, चाहे आप लोगों से बात कर रहे हो। तब मैंने रियलाइज किया मैं एक्चुअली उस पीरियड में बहुत ज्यादा इन पर बात करती थी। चाहे स्टोरीज, हम बच्चे थे उस वक्त, तो बच्चे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, कभी आप अपने मामा से स्टोरी सुन रहे हो, कभी कोई स्टोरी सुना रहा है, तो बैक टू बैक आप वही कर रहे हो, तो आपको वो दिखने लगता है। तब आपको समझ में आता है कि आपके दिमाग में यही चल रहा है। कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में? मुझे पता नहीं है वो हुआ है कि नहीं, और मैं बहुत ही छोटी थी, टीचर साहब ने कहा ना वो ब्रश ऑफ कर देते थे, लाइक अरे तुमने ऐसे ही सोचा होगा। तो आई सीरियसली डोंट नो, मुझे इतना याद भी नहीं, बट एक है फीलिंग कि मैंने कुछ वियर्ड महसूस किया था, और मैं बहुत छोटी थी, और हम एक जंगल के, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती थी, और हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और फिर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, और हमें एक छोटा सा गराज मिला था, और फिर हम अंदर जाके बैठे थे, और फिर वहां मैंने कुछ अलग महसूस किया था। तो मैं ज्यादा बात नहीं करती, पर और मुझे ये भी अच्छे से याद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि वो मेरी इमेजिनेशन हो, क्योंकि आप बच्चे होते हैं, आप इमेजिन बहुत कुछ करते हो, और हो भी सकता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया हो। आप बताना नहीं चाहेंगे? ओके। क्योंकि बताने से आप फिर से उस फ्रीक्वेंसी के साथ हाँ, हो सकता है, और फिर मैं बार बार कोशिश करूंगी कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है पास था तो अब छोड़ देना चाहिए उसको वापस, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आई थिंक भगवान भी बोल रहे छोड़ दो। मूविंग ऑन, एक हर साल मैं एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सब्जेक्ट को ज्यादा जानने की कोशिश करता हूँ, यूजुअली पॉडकास्ट के थ्रू। आई फील कि लास्ट ईयर का सब्जेक्ट ये सब था, भूत, तंत्र। जैसे तंत्र एक पॉजिटिव चीज होती है, पर यू नो द डार्कर साइड ऑफ तंत्र एटसेट्रा एटसेट्रा। इस साल सिर्फ नॉलेज के लिए, मैं उस नॉलेज को शायद अप्लाई भी नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं, पर सिर्फ नॉलेज अक्यूमुलेशन के लिए मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीजों के बारे में बस सीखना है कि क्या है इन चीजों में। सेम। आप कुछ जानते हो? नहीं, मुझे सीखना है, थोड़ा जानना है मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आप क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा मानती नहीं हूँ इस चीज में, मुझे ऐसा लगता है मेहनत ही सब कुछ होती है, बट मेरी फैमिली में है एस्ट्रोलॉजर्स,
मामा है, मेरे नानू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ या जब वो कुंडलियाँ देखते हैं और जब वो चीज़ों को समझाते हैं, और जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि उन्होंने मुझे कहा है कि आने वाले पीरियड में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट आई हैव जीरो आइडिया कि आने वाले में मैं कितना होने वाली हूँ। मतलब अभी से 1 या 2% है मेरी लाइफ का स्पिरिचुअलिटी का। ये आपके कुंडली के अकॉर्डिंग? हाँ, मेरे कुंडली के अकॉर्डिंग है। ओके। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि फिर मतलब ये कैसे पता चलता है आपको, और क्या फिर इसमें सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं कि आप कैसे बढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे होना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और कनेक्शन चाहिए जो जो डिवाइन पावर है उसके साथ। तो मुझे ये एक आई थिंक बात ने मुझे थोड़ा सा इंक्लाइन किया था एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो मुझे सीखना है, जानना है कि कैसे होता है, कैसे चांद सूर्य ये आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं। आपने कभी खुद का चार्ट पढ़ा है? आप खुद के चार्ट को जानते हो? नहीं, पढ़ा नहीं, उनके वो बस उनके सामने रहता है, वो पढ़ते रहते हैं, तो मैंने इतना समझा नहीं है, बट मुझे समझना है। जैसा मतलब वो जब बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है या बहुत क्यूरियस फील होता है कि ये कैसे पता चल रहा है आपको, और क्या क्या पता चल सकता है, क्योंकि हर कोई एक चीज नहीं बताता है आपको, सबका अपना अपना ज्ञान होता है और अपना अपनी अपनी जिज्ञासा होती है समझने की। तो वो बहुत प्रैक्टिकली भी कई लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, या नॉर्मल लाइफ में आप कैसे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक वे हो सकता है ना आगे बढ़ने का, या चीजों को समझने का, या आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो उनसे बचने का। कई बार आपको ऑब्स्टिकल्स पता नहीं होते हैं, पर अगर आपको बताने वाली जगह मिल जाए या बताने वाला टूल मिल जाए कि ऑब्स्टिकल आने वाला है, आई नो मैं ऑब्स्टिकल हटा नहीं सकती, बट पार कैसे करना है ये तो मैं जान ही सकती हूँ। मुझे रास्ता अगर खराब है समझ आ जाए तो मैं गाड़ी धीरे चलाऊंगी ना, मैं स्पीड में नहीं जाऊंगी। आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स है कि हो सकता है मैं शादी करूँ ना करूँ, ये कंफ्यूजन रहे लाइफ में, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो करनी है और हमेशा से थी, बट ये एक है कि हो सकता है मैं पीछे हटूं वो ना। ख्वाहिश है आपके दिल में? हाँ, आप नॉर्मल लाइफ तो आप सभी चाहते हैं आपकी अपनी फैमिली एंड सब कुछ हो हमेशा से, फैमिली के लिए? या फैमिली के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, यू ऑलवेज नीड समवन एक ना एक टाइम पे। सो आपको कभी लोनलीनेस महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं खुश रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो अगर लोनलीनेस नहीं महसूस हो रहा है तो आपको कंपेनियनशिप क्यों चाहिए? खुश ज्यादा रहने के लिए, आप जैसे मैं खुश रहती हूँ जब मैं अकेली हूँ, पर वो खुशी बांटे आप किसी के साथ, वो ज्यादा अच्छी होती है ना, लाइक यू आर मेकिंग समवन एल्स हैप्पी। ओके। और मे बी बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि आपकी एक फैमिली है तो आपको वो अकेलापन अकेलापन लगता नहीं है, यू नीड योर स्पेस राइट नाउ। लेकिन जब आपको पता आपके आसपास कोई है ही नहीं, मतलब आप अकेले ही हैं, मतलब आप अकेला टाइम नहीं मांगेंगे क्योंकि आप अकेले ही, सारा ही टाइम आपका अकेले है, मे बी उस वक्त वो हिट करता है आपको। तो उसके लिए लोग एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली स्टार्ट करते हैं, कि जो पहली फैमिली है वो एक टाइम बाद चली जाएगी आपकी, और तब आप दूसरी फैमिली की तैयारी में। ये भी एक रीजन हो सकता है कि इंसान दूसरी फैमिली बनाता है ताकि वो अकेला कभी रहे ही ना, और इसीलिए फैमिली जब होती है तब वो स्पेस मांगता है। क्या आप ये मानते हो कि हर इंसान के दिल में उसे पता रहता है कि हाँ मुझे शादी करनी है या मुझे बच्चे चाहिए, या शायद इस जन्म में मुझे बच्चे या फैमिली नहीं चाहिए, ये पहले से ये प्री डिसाइडेड होता है? ये कहते तो है ही कि शादी प्री डिसाइडेड होती है। आप ये मानते हो? मैं ये मानती हूँ कि इंसान आपको किसी रीजन से मिलता है, तो वैसे ही आपका पार्टनर भी आपको मिलता है। अब वो चाहे लव मैरिज हो कि अरेंज मैरिज हो, आई डोंट नो, बट आपको रीजन से मिलते हैं। और कौन शादी के रीजन से मिला है, कौन आपको एक लेसन के रीजन से मिला है, ये प्री डिसाइडेड होते हैं। ओके। अब आखिरी सेगमेंट पे मैंने सिर्फ ये सेगमेंट प्री प्लान करी थी इस पॉडकास्ट के पहले, क्योंकि शायद मेरे खुद के जर्नी में मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, इस फेज तक पहुँच चुका है, आई एम श्योर आप भी इस फेज तक पहुँच चुके हो। चांटिंग यानी कि मंत्र जाप। आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि आप हर रात मंत्र जाप करते हो, एम आई राइट? यस। कौन से मंत्र करते हो, क्यों? और ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक मंत्र बहुत टाइम के लिए करते हो, आप उस मंत्र को और ज्यादा गहराई से जानने लगते हो। जैसे कि मैं जिंदगी भर गायत्री मंत्र कर रहा हूँ बचपन से,
बट अब मैंने एक किताब पढ़ी, ओम स्वामी की एक किताब है, गायत्री मंत्र की पूरी किताब है, एक मंत्र के बारे में। बहुत कुछ जाना उस किताब से, पर उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने दूसरे मंत्रों के बारे में भी जाना कि मंत्र में किस तरह का पावर होता है, और ये हर रिलीजन में होता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हर रिलीजन में मंत्र होते हैं। शब्दों में एक पावर होता है, एंशिएंट लैंग्वेजेस, भाषाओं में, प्राचीन भाषाओं में पावर होता है। और ये सब कॉन्टेक्स्ट देने के बाद अब मैं आपको आपके मंत्र जाप के बारे में पूछना चाहूंगा। कितने मंत्र करते हो? अलग अलग मंत्र करते हो, I'm assuming। हाँ, अलग अलग सी आप सो कुछ है जो आप अपने काम के लिए करते हैं कि आप इन चीजों के लिए, कि ये इसके लिए, वो उसके लिए अलग। जी। बट एक मंत्र है जिसका मैं काफी जाप करती हूँ, जो मेरा मेन मंत्र है, दैट इज ओम नमः शिवाय। ओके। हाँ, फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन, जो हमने लास्ट में बात की थी, मेडिटेशन के जो सब कुछ है वो है शिव जी, जो हर वक्त समाधि में बैठते हैं। तो अगर आप समाधि के लिए, आई मीन मेडिटेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप जो गुरु है उनसे ही आपको करना चाहिए। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने उन्हीं से शुरुआत करी थी। और जैसा आपने कहा, तो उसको शास्त्रों के अनुसार कहते हैं मंत्रों की सिद्धि। आपको एक मंत्र लीजिए और उसको आपको कंटिन्यू उसका ही जाप करना है, और उस मंत्र की आप सिद्धि प्राप्त करते हैं कि अब उस मंत्र से ही आप सब कुछ करेंगे। अब मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे वही मंत्र का जाप करना है। मुझे इमोशंस भी ठीक करने हैं, अगर मैं सैड हूँ, जो भी हूँ, मैं उसी मंत्र का जाप करूंगी। यानी उस मंत्र से अब मुझे जो चाहिए वो उसी से मिलेगा। तो वो आप इतना करते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकती कि इतने बार करने से आपको हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आप लाखों बार कर ले, लेकिन बिना मन से कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। और मन से शायद 2 बार करने से भी इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो वो मंत्रों से आपको मंत्र सिद्ध हो जाते हैं आपके, वो एक ही होना चाहिए, माना गया है। तो मैं ये मानती हूँ कि वो इतना जाप अच्छे से हो कि मैं उस मंत्र को सिद्ध कर दूं। आप मेडिटेशन करते हो ओम नमः शिवाय पे? जी। कितनी देर के लिए? जैसा मैंने कहा, 15-20 मिनट्स मिनिमम है, उससे ज्यादा अगर बढ़ जाए तो। बट ये एक रूटीन है कि इतना तो होना ही चाहिए। हर रात? हर रात। ओके। तो जब आप वो मेडिटेशन शुरू करते हो, पहले I'm assuming कि पहले आपके थॉट्स होते हैं, दिन में क्या हुआ, कल क्या हो रहा है, फिर आप शांत हो जाते हो एक पॉइंट पे। Am I right? नहीं, मैं जब शुरू करती हूँ, आई थिंक आप क्योंकि मंत्रों से शुरू करते हैं तो आपके थॉट उस वक्त दिमाग में नहीं रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप स्टार्ट करते हो जाप से, तो जब आप कुछ जाप कर रहे हो तो आपका ध्यान जाप पे ही रहता है। क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं, आपको सोचना कुछ है ही नहीं। नहीं, पर आपको दिखाई क्या देता है अपने दिमाग में? आप आंख बंद रखते हैं और आप, हाँ, मैं ये कहूंगी आप कोशिश करते, तो मैं ओम का पिक्चर लाने की कोशिश करती हूँ अपने आंखों के सामने, या फिर आप शिव जी का पिक्चर लाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। ओके। और कभी ओम नमः शिवाय की वजह से कुछ बहुत गहरा एक्सपीरियंस हुआ? मैंने मेडिटेशन में कोई भी एक्सपीरियंसेस आज तक नहीं किए हैं, बट आई वुड से कि मैंने उसके बाद मेरी लाइफ में जो भी होता है, मुझे ऐसा लगता है वो उसी का नतीजा है। जैसे कि मैं अपने जाप से अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ तो आई कीप चैंटिंग, वो शांत हो जाता है। मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है फ्लाइट में? हाँ, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और मेरे लिए एक रोजाना की चीज है। तो अगर हल्का भी टर्बुलेंस होता है, मेरी माला शुरू हो जाती है, वो मुझे शांत करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये की है, कोई भी चीज, मतलब जो भी चीज मेरे बैलेंस को खराब कर रही है, वो मंत्र मुझे वापस बैलेंस में लेकर आता है। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? मेरे लिए तो भगवान का नाम है। आप अपने अपने मतलब, पर मेरे लिए वो शिव, जब आप, जैसे मैंने कहा, मैं स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मैं काफी रिलीजियस हूँ, तो मेरे लिए डिवोशन ज्यादा आता है। मीनिंग हर बार जरूरी नहीं कि मुझे ढूंढना है। मुझे पता है वो शिव जी का नाम है, और मुझे पता है कि जो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कि कलयुग केवल नाम पर ही बेस्ड है। भगवान का नाम लेने से भी आपका कल्याण हो सकता है। आप मीनिंग नहीं भी जानो तो चलेगा। ओके। नेक्स्ट मंत्र? नेक्स्ट आई वुड से सिर्फ ओम, कि आप जो वो एक और मेडिटेशन का रूप है। हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर बात भी की थी, और उसका प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आप हो सकता है 3 बार, 9 बार, 11 बार, जैसे। तो 3 इज मिनिमम, और उसके बाद जितना ज्यादा आप कर सके वो भी है। मेरे लिए 3 या 11 होता है, उसके बीच होता है, टाइम पे डिपेंड करता है कई बार। जोर से बोलता हूँ। हाँ, वो जाप प्रॉपर जाप, ओम नमः शिवाय फिर भी मैं मन में कर लूं, पर वो लाइक प्रॉपर जाप होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप प्रोनाउंस करते हो उसको, और अच्छे वॉल्यूम में बोलते हैं, तो वो एक तरीके से एक आलाप भी है कि आ ओ।
तो वो बॉडी में वो फील होना चाहिए, वो साउंड आना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि जो आप वाटर थेरेपी कहते हैं मेडिटेशन में, कि जब आप ये जाप करते हैं तो आप एक ग्लास में पानी रखें और वो जाप करने के बाद आप उसको पी ले, तो जो उस साउंड की मंत्र की वाइब्रेशन है वो पानी में आई है, देन यू टेक दैट। वो वाइब्रेशंस आप बाहर नहीं घूमने देते, आप कहते हैं वो वाइब्रेशंस मुझे चाहिए, कि जाप तो मैंने किया पर उसका जो फल है या एनर्जी है वो भी मुझे चाहिए। तो वो एक है। एंड देन उसके बाद आई हैव कृष्णा का जाप, वो एक हैप्पी जाप होता है। उसमें आई वुडंट से कि मैं बहुत सीरियस होके कि आप अच्छे से कृष्ण का नाम ले रहे हैं और दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं। आप कैसे लेते हो? एक मंत्र होता है कि आप सिर्फ हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो आप उनका जाप कर रहे हैं। ये आप दिमाग में कह रहे हो? ये मैं दिमाग में भी कह सकते हैं, आप हल्का धीरे धीरे भी कह सकते हैं, बट बहुत जोर से नहीं, आपके अंदर वो फील होना चाहिए आपको। ओके। आप नए मंत्र जानने की कोशिश कर रहे हो या करते हो? नहीं, मुझे ऐसा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सिद्धि एक ही मंत्र को लेकर होती है और उसी को लेकर आपको कंटिन्यू होना चाहिए। और मैंने एक रूटीन बनाया है अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस रूटीन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो शायद आप नए जाप की ओर जा रहे हो। मुझे अच्छा लगता है जानना कि आप मुझे कुछ बताएंगे कि ये जाप अच्छा होता है ना, मुझसे हाँ वेरी नाइस, और अगर वो चलते फिरते आई कैन डू दैट कि मुझे ये जाप अच्छा लगा, बट वो मेरे मेडिटेशन का एक प्रोसेस बनेगा, आई डोंट थिंक सो। अभी आई वुड से कि मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पर ट्रस्ट है मुझे कि यार जो भी चेंज मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में, यूनिवर्स में, जो भी ये लेकर आएगा। और जैसा कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज पे ट्रस्ट करते हो तो फिर आप दूसरी ओर बढ़ते नहीं हो, और अगर आप बढ़ रहे हो इसका मतलब इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। और डिवोशन ट्रस्ट के बिना नहीं चलता। तो मंत्र तभी चलेंगे जब आपको उस मंत्रों पर ट्रस्ट होगा। बिना ट्रस्ट के आई डोंट थिंक वो सिद्धि आपको मिल सकती है। हाल ही में मैंने एक भजन की डिस्कवरी करी जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, स्पेशली इस फेज में। इस पूरे पॉडकास्ट में मैं बहुत रो रहा था कि लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, पर इस भजन से मुझे बहुत पावर मिल रहा। यूट्यूब से डिस्कवर किया मैंने। एक यूट्यूबर है ज़ील, आई थिंक उनका हैंडल साइबर ज़ील है, और ये भजन का नाम है बजरंग बाण। ओके। जिस तरह से हनुमान चालीसा हो, स्तुति हुई एक स्तुति मतलब भजन, जैसे स्तुति माने जैसे हनुमान चालीसा एक स्तुति है, वैसे ही बजरंग बाण। पहली बार मैं शब्द सुना। हाँ, क्या मतलब नहीं, मतलब ये एक जैसे आपकी आरतियां होती है, ये एक बनाया हुआ है भजन। यू कैन चेंज द वर्ड्स। अपने मन से आप भजन लिख सकते हो, आप भजन बना सकते हो, बनाने के बाद भी यू कैन चेंज द वर्ड्स। स्तुतियां चेंज नहीं होती। यू कैन नॉट क्रिएट हनुमान चालीसा अगेन। हनुमान चालीसा से स्तुति, बजरंग बाण इज स्तुति। ओके एनीवे तो जिस तरह से हनुमान चालीसा एक बहुत शुद्ध स्तुति है जहां आप बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हो हनुमान जी को, बजरंग बाण हनुमान जी के लिए चैलेंज है कि अगर आप सच में राम भक्त हो तो आके मेरी मदद करो। तो उसमें ये भी कहा गया बजरंग बाण में कि आपको हर समय बजरंग बाण सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब हनुमान जी की ज़रूरत लगे तब उन्हें, अगर आपको जल्दी से बुलाना है तब बजरंग बाण यूज़ कीजिए। मेरी इंजरी की वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ बजरंग बाण, हर दिन सुन रहा हूँ बजरंग बाण, और आई फील डेफिनेटली कुछ फ़ायदे मैं बदल रहा हूँ, मैं डिटैचमेंट ज़्यादा सीख रहा हूँ। मेरी फिजिकल बॉडी की ताकत वापस थोड़ी स्लोली आ रही है, पर डेफिनेटली आ रही है, पर मेंटल ताकत बढ़ रही है। पर इसके अलावा हाल ही में राजर्षि नंदी सर की वजह से, जिन्होंने हमें तंत्र के पॉडकास्ट दिए, उनसे मैंने कुछ तांत्रिक मंत्रों के बारे में सीखा। आप जानना चाहोगे? नॉलेज के लिए बिल्कुल। ओके। तांत्रिक मंत्रों में जैसे ओम एक शब्द होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह सनातन धर्म में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी। मैं कुछ बोलूंगा, फिर आप ये कहो कि आपको क्या महसूस होता है। ओम। ये एक्चुअली ओम है, जिसका जैसे मैं कहती हूँ जाप करती हूँ, यही है। तो जब आप इसको पूरी तरीके से जाप करते हैं, दैट इज दिस। आपको महसूस क्या हुआ? आई थिंक मेरा मेडिटेशन प्रोसेस मुझे याद आता है इसको सुन के। अब मैं एक तांत्रिक मंत्र कहूंगा, ठीक है? ओम ह्रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम।
आई फील कि ह्रीम एक तीर होती है और मंत्र के लिए, एज ना मंत्र को एक तीर पर अटैच करो और वो तीर छोड़ रहे हो। आई फील कि मैं इंटुइटिवली कह रहा हूँ। इस मंत्र पर मैंने बहुत जाप किया। बेसिकली कहते हैं कि जिस तरह से कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, या राम जी विष्णु भगवान के अवतार, उसी तरह शिव जी के भी कुछ अवतार होते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी शिव जी के एक जी। अवतार है। पर अवतार होने के अलावा शिव जी के भैरव होते हैं, यानी कि उनकी एक प्रोजेक्शन होती है। अभी मुझे पता नहीं मैं हिंदी में कैसे समझूं, आप ट्राई करोगे मतलब क्या हो, लाइक उनसे निकल के आया है भैरव। ठीक है, अलग अलग भैरव होते हैं, उनमें से एक भैरव है काल भैरव। अलग अलग भैरव के अलग अलग पर्पसेस होते हैं, मिशंस होते हैं, पर सारे भैरव एक भैरव की वर्शिप करते हैं जिसका नाम है बटुक भैरव। जिस तरह से कृष्ण का एक बाल कृष्ण रूप होता है, उसी तरह शिव जी का एक बाल शिव रूप है। और उस बाल शिव रूप को आप बटुक भैरव मान सकते हो। अगर मैंने आपको, आप एक कृष्ण भक्त हो, तो कृष्ण से रिलेटेड कुछ ट्रेट्स आपके दिमाग, आपके दिल में, जैसे कि आप बोलो। प्लेफुलनेस, आई थिंक विजडम, धर्म। पर अगर मैंने आर्ट, बाल कृष्ण की बात करी, प्लेफुलनेस, एंजॉयमेंट, लव। लव। या अभी शिव जी के कुछ ट्रेट्स बताइए। मेडिटेशन, एंड, अंत, क्योंकि वो मृत्यु है। लव, बिकॉज ऑफ सती माता और पार्वती जी, आई थिंक एपिटमी ऑफ लव। अभी बाल शिव के बारे में कुछ बताइए आपके अकॉर्डिंग। पावर, क्योंकि डिफरेंट बच्चा पावरफुल हो वो डिफरेंट होता है। तो आई थिंक वो बचपन से, क्योंकि मैंने उनका जो बाल रूप, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उनके ऊपर, बट जैसे एक माता अनुसुईया की कथा आती है जो उनका एक अवतार हुआ अंश से। तो दुर्वासा ऋषि जो हुए थे वो महादेव जी के ही अंश से हुए थे, माता अनुसुईया क्या। बट मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है। बट तो ये भी एक है कि चाइल्ड लाइक बिहेवियर, बट पावर और सीरियसनेस। ये आपने क्यों कहा? ये मुझे भी महसूस होता है, पर सीरियसनेस क्यों कहा? क्योंकि वो हर वक्त समाधि में रहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इमोशंस भी वो कई बार आपको दिखा, जैसे सबसे भोले भगवान माना गया है उनको, कि वो बहुत भोले हैं। भोले, वेरी सिंपल, कि हो सकता है इधर उधर भी चीजें हो जाए, जो मांग ले वो दे दिया, बाद में आपको पता चले कि नहीं देना चाहिए था, ये भी हो सकता है। जैसे भस्मासुर एक कथा है, आपको अगर बताओ। तो भस्मासुर की कथा क्या है कि उसने महादेव जी की तपस्या करी और महादेव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बिकॉज ही इज सो भोले कि वो आप जो मांगो आपको दे देते हैं, उन्होंने दे दिया। अब वो वहां खड़े होके थोड़ा वेट करने लगे, तो उन्होंने बोले क्या हुआ? तो बोले मुझे ट्राई करना है ये। तो बोले ट्राई कैसे करना है? बोले पहला हाथ ही आपके ऊपर रखना है। तो देन वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं, शंकर जी, एंड देन विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, दैट इज ब्यूटी। और वो ब्यूटी के सामने जब भी एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ब्यूटी देखता है, या जो कहते हैं जो कामी होता है बहुत ज्यादा, वो ब्यूटी के आगे सब भूल जाता है, अपने प्रिंसिपल्स भूल जाता है, अपने काम भूल जाता है, अपना कार्य भूल जाता है, पागल हो जाता है वो। तो वो भूल गए एंड देन शी स्टार्टेड डांसिंग द मोहिनी अवतार। एंड देन वो जब पास आने लगा भस्मासुर, तो भगवान ने उनसे कहा कि नहीं, अगर मेरे पास आना है तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा। एंड शी स्टार्टेड डांसिंग। तो वो भी डांस करने लगे एंड देन एंड में विष्णु भगवान ने अपना ही हाथ सर पे रखा और उसने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया, तो भस्मासुर वहीं पर भस्म हो गया। तो एक आ गया, वो इतने भोले हैं कि कई बार वो बिना सोचे समझे भी आपको हाँ कर देते हैं कि ठीक है तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया। बट वो अपने इमोशंस जल्दी से बाहर नहीं, लव भी जल्दी से बाहर नहीं आता। आप उनका कोई भी रूप देखिए तो मोस्टली उनके आंख बंद है, या वो है भी तो स्ट्रेट फेस के साथ है। बहुत जल्दी से आपको बहुत प्लेफुल नहीं दिखते हैं, या बहुत स्माइल। कृष्ण जी के आप बहुत अवतार देखेंगे, डांसिंग अवतार, बट वो नहीं दिखते। बट फिर भी उनके लिए माना गया कि एपिटमी ऑफ लव है। प्यार के लिए इतना इंतजार किया, इतना कुछ किया, गुस्सा आता है तो तांडव करने लग जाते हैं, बट वो जल्दी से दिखता नहीं है। दिखता कभी ना कभी में एक बार है, बाकी वो एक ही पोस्चर में रहते हैं, दैट इज सीरियसनेस। या फिर आप कह सकते हैं बैलेंस। बैलेंस इज कि ना हंसी है ना दुख है, कुछ भी नहीं है, एक बैलेंस बना हुआ है, दैट इज शिव जी।
पता नहीं अगर मैं ये सब्जेक्टिवली कह रहा हूँ मेरे दिल के अकॉर्डिंग या मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग, पर मेरे लिए बाल शिव का मतलब पावर कंबाइंड विद ह्यूमिलिटी है। बहुत पावर देंगे पर आपको ह्यूमिलिटी भी देंगे, जी और ह्यूमिलिटी शायद आप पर फोर्स करवाएंगे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल के, आपको मुश्किल स्थितियों में डाल के। तो, और आपको टेस्ट कर करके, जितना ज़्यादा टेस्ट पास करोगे उतना ज़्यादा आपको पावर भी मिलेगा। ये वैसे मंत्र कहने की एक वजह नहीं होनी चाहिए। आई फील कि मंत्र सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होना चाहिए, भगवान से कनेक्ट होने के लिए। जी पर मंत्रों में अलग पावर होते हैं और आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। अगर आपने तांत्रिक मंत्र और ज़्यादा पढ़े, रीम जैसे और बहुत सारे शब्द होते हैं, फट एक शब्द होता है, फट, मुझे पता भी नहीं इसका मतलब क्या है, पर जिस तरह से मैंने रीम को एक तीर से कंपेयर किया, उसी तरह मुझे ये लगता है कि फट मतलब एक एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है शायद, आई डोंट नो। और यहाँ मेरी स्पिरिचुअल नॉलेज स्टॉप हो जाती है। दिस इज वेयर आई हैव रीच्ड इन माय ओन जर्नी। तो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं इन तांत्रिक मंत्रों की वजह से। लोग हट रहे हैं, सिचुएशंस हट रहे हैं, मुश्किलें भी हट रहे हैं, पर मैं क्यूरियस हूँ कि लाइफ के अगले फेज में क्या होने वाला है, और इन पॉडकास्ट की वजह से उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता हूँ। कैसा रहा आज का एपिसोड? बहुत अच्छा रहा, बहुत। आई थिंक जो आपने स्टार्ट में मुझसे कहा था कि हम थोड़ा और डीप जाने वाले हैं, आई थिंक हम गए हैं। सो आई डोंट नो कि जब हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी कई चीज़ों के आंसर्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ ऐसी बात करते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि आप क्या बात करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा, आप एक थर्ड इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हैं, और वो मुझे भी तब पता चलेगा जब मैं देखूंगी कि मैंने ऐसी क्या बात बोली है जो शायद नोइंगली या कॉन्शियसली मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर हो सकती है। थैंक यू फॉर दैट। नो थैंक यू। जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मैं पूरे कंटेंट क्रिएटर जोन में चला जाता हूँ कि क्या मैंने अच्छा सवाल पूछा है, अब अगला सवाल मुझे क्या पूछना चाहिए, किस टैंजेंट पर लेके जाना चाहिए। मेरा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, और उस वजह से शायद मैं पॉडकास्ट को कंज्यूम नहीं कर पाता शूटिंग के टाइम। और हम हर वीक 4 पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं, तो देयर इज नो वे कि मैं हर पॉडकास्ट फिर से सुन सकूं, पर मैं डेफिनेटली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट फिर से सुनता हूँ। और आपका पॉडकास्ट मैं बहुत बार सुना पहली बार रिकॉर्ड करने के बाद, एंड आई फील कि ये भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट होने वाला है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा सुनने वाला हूँ। और ऑनेस्टली एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश रीज़न ये है कि मैं खुद की स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक कर रहा हूँ इन पॉडकास्ट के थ्रू। तो जब मैं 1 साल बाद 2 साल बाद इन चीज़ों को सुनता हूँ, एक फोटो एल्बम देखने की तरह होता है मेरे लिए, मेंटल फोटो एल्बम, स्पिरिचुअल फोटो एल्बम। तो थैंक यू। हर 6 महीने आपसे बात करनी है, मुझे ये जानना है कि आपकी भी जर्नी कहाँ तक पहुंची है। शायद एंड में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है वैसे, कब नेक्स्ट स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करो। आप नेक्स्ट क्या जानना चाह रहे हो या किस तरह से ग्रो करना चाह रहे हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी मुझे ऐसा लगता है इमोशन वाइज काफ़ी मेरी जर्नी प्रोग्रेस ले चुकी है, कि बाहरी तौर से आपको कैसे बिहेव करना है, रहना है, या अंदरूनी तौर से भी अपने थॉट्स को कैसे बैलेंस आउट करना है, कब क्या होना चाहिए, ये काफ़ी मैंने सीख लिया। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे जो कनेक्ट डिवाइन पावर से होता है वो मुझे करने का बहुत मन है, कि अब मुझे, आप कहते हैं ना कि सपनों में आंसर्स नहीं चाहिए या सिचुएशंस में आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट आंसर्स चाहिए। शायद शायद, तंत्र की वजह यही होती है। हाँ, हो सकता है। तो मुझे डायरेक्ट आंसर्स अब चाहिए, कि आप एक डायरेक्ट कनेक्शन आपका हो। कैसे हो आई डोंट नो, शायद सिर्फ महसूस करने में भी हो चलेगा, सिर्फ एक्सपीरियंस करने में भी हो चलेगा, या डायरेक्टली आमना सामना भी हो तो चलेगा। बट ये आई थिंक एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का। लोग तंत्र शब्द से डरते हैं, बिना ये जान के कि जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप एक दिया भी जला रहे हो, वो भी तंत्र होता है। I hope I'm right in saying this, and I hope I'm not crossing a line in saying this, but I feel कि दुनिया भर में, स्पेशली भारत में, तंत्र की फिर से राइज हो रही है, और लोग फिर से अभी जान रहे हैं कि तंत्र का असली मतलब क्या होता है। और मैंने इस पॉडकास्ट के थ्रू जाना है कि तंत्र का मतलब ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत झट से प्रोग्रेस होने लगती है। हर फेज में, ह्यूमन हिस्ट्री के हर फेज में
कुछ मंत्र, कुछ डेटीज का पावर ज़्यादा बन जाता है। और हमारे फेज में कृष्ण भगवान का पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोग कृष्ण भगवान को मान रहे हैं। पॉडकास्ट के थ्रू मैंने जाना है कि अगर महाभारत सच में हुई थी, और मैं ये मानता हूँ कि हाँ महाभारत सच में हुई थी, उसकी डेटिंग रफली 3000 BC जितनी है, मतलब 5000 साल पहले। और भारतवर्ष शायद लाख साल, 1-2 लाख साल पुराना है। मतलब 2 लाख माइनस 5000 ईयर्स में बहुत सारे डेटीज थे। कृष्ण भगवान जितने पावरफुल, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एनर्जीज थे, पर अब कृष्ण भगवान का फेस चल रहा है। और इसी कलयुग की वजह से दुनिया भर में बहुत सारी बुरी चीजें हो रही है, वॉर हो रही। आई ऑनेस्टली फील कि अगले 10 साल बहुत बुरे होने वाले दुनिया के लिए। शायद बहुत सारे लोगों को तंत्र की जरूरत है, फास्ट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जरूरत है। ये एक रिस्की चीज भी होती है, जब आपको कोई भी चीज बहुत फास्ट या क्विकली मिलती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसको एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। फॉर इमोशन वाइज अगर आप कहें कि जब आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है तो ईगो बहुत जल्दी आता है, लेकिन जब आपको सक्सेस बहुत पेशेंस के साथ या टाइम टेकिंग प्रोसेस होकर मिलता है तो वो आपके अंदर सरलता, ह्यूमिलिटी लेकर आता है, हम्बलनेस लेकर आता है। तो जब कोई चीज आपको बहुत झटक से मिलती है तो हो सकता है वो इमोशनली आपको एक गलत फेज में लेकर जाए, तो वो भी एक डर रहता है, चाहे वो तंत्र को लेकर, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी लेकर हो। स्पिरिचुअली भी जब आपको जल्दी कुछ मिल जाए, आप अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लग जाते हैं कि सिर्फ मुझे ही मिला है, और मे बी आई एम स्पेशल, या मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, पर वो आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाती। स्पिरिचुअलिटी अगर, तो मैं इसलिए कहती हूँ आप भले ही एक एक स्टेप लेकर करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि जो चीज धीरे धीरे और आराम से मिलती है वो ज्यादा समय तक आपके पास रहती है। जो शॉर्टकट में मिले वो रहती भी शॉर्ट समय के लिए है, और मे बी आप खुद ही उसको अपने से दूर कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर ओन इमोशंस। ओके, बस और कुछ पूछना नहीं है आपसे। आई एम श्योर कि जब मैं ये वाला पॉडकास्ट फिर से सुनूंगा मुझे और भी मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। जया किशोरी, थैंक यू अगेन कि अब TRS पे लौट के आ गए। जाने से पहले आपके लिए एक गिफ्ट है फ्रॉम टीम TRS एंड टीम आजियो। थैंक यू फॉर द व्यूज और थैंक यू फॉर द ग्रेट कॉन्वर्सेशन। ये मुझे आपको देना पर थोड़ी सी भारी गिफ्ट है, इसलिए मैं सिर्फ टेबल पर रख दूंगा। आप ये ग्लास बस यहाँ रख दीजिए। थैंक यू फिर से, आप TRS पर आ गए, और प्लीज एवरी 6 months आ जाइए, हमें अपडेट दीजिए खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। Definitely, I would love that. Thank you so much for calling me. मुझसे इतने questions पूछने के लिए, because you know आपकी वजह से मुझे समझ आता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो रियल में अप्लाई हो रहा भी है कि नहीं। Thank you. Most welcome, I guess, but on behalf of the users, on behalf of the listeners also, thank you so much. तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। ऑनेस्टली इस एपिसोड को रिकॉर्ड करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में आजकल, पर इन्हीं मुश्किल फेजेस में मुझे ऐसे पॉडकास्ट करना बहुत अच्छा लगता है। पॉडकास्ट के एंड तक मेरी पूरी वाइब बदल गई। आई होप कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। पिछले वाले एपिसोड में 2.8 मिलियन व्यूज़ आए थे। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए दोस्तों। जया किशोरी फिर से लौट कर आएंगी TRS पर। हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनके साथ और किन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहिए। एज यूजुअल दिस लुक स्टाइल बाय आजियो। अगर आपको भी ऐसी स्टाइलिंग चाहिए तो आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत शॉपिंग स्टार्ट कीजिए दोस्तों। आजियो प्रेजेंट्स TRS बहुत ही जल्द लौट कर आएगा। आई होप कि आप सब लोग इंग्लिश पॉडकास्ट भी कंज्यूम कर रहे हैं। आई नो कि हिंदी पॉडकास्ट की वाइब भी कुछ अलग है, पर यार कुछ कॉन्वर्सेशंस ना अंग्रेजी में भी बहुत तगड़े होते हैं। आई प्रॉमिस यू, अगर आपने उस पॉडकास्ट को भी एक्सप्लोर किया आपको बहुत सारे बढ़िया एपिसोड्स मिलेंगे। पर हमारे पुराने एपिसोड्स को भी स्कैन कीजिए, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले। यार बहुत ज़्यादा नॉलेज हमने अपलोड की है फ्री ऑफ कॉस्ट जया किशोरी जैसे लोगों की वजह से। आई होप यू गाइज आर यूटिलाइजिंग इट टू द फुल कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड। जया किशोरी लौट कर आएगी TRS पर, हम भी लौट कर आएंगे TRS पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आजियो प्रेजेंट्स TRS बहुत ही जल्द लौट के आएगा।